हेलो गाइस, आई एम पलक्षा और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रोटेशनल मोशन का पार्ट 3। आई होप आप सब लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देख लिया रहेगा सो दैट अभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर हो। ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम लोग चैप्टर को एंड करने वाले हैं। सो इसमें हम लोग फर्स्ट तो बात करने वाले हैं हमारा रोटेशनल मोशन एंड देन ये एनालॉगी जो होता है ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन का वो है, उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारा। देन विल टॉक अबाउट हमारा टॉर्क फोर्स जो हमारा एम ए होता है फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, बट हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा एम ए मतलब आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। उसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, पीवाईक्यूज में बहुत सारा क्वेश्चंस आ चुका है, वो करेंगे। एंड देन हम लोग बात करने वाले इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, पोटेंशियल एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर प्योर मैकेनिकल एनर्जी फॉर प्योर रोटेशनल मोशन। एंड देन लास्टली बात करेंगे इज अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, ये हम लोग ने लास्ट टाइम में लास्ट का 5-10 मिनट में पूरा डिस्कस कर लिया है, फिर से एक बार गो थ्रू करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन ये है जब भी हमारा एक पार्टिकल या कोई भी पॉइंट ऑन अ रिजिड ऑब्जेक्ट, जितने भी पॉइंट्स हैं ना रिजिड ऑब्जेक्ट पे, वो सब एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, उसे हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। जो अभी तक हम लोग सीखते आए हैं ना, वो सब एक टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ही था। बट इस चैप्टर से हम लोग ने रोटेशनल मोशन को इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ पे क्या होता है, जब भी एक फिक्स पॉइंट पे अटैच रहेगा, एक पाइवोट पॉइंट पे या एक्सिस पे अटैच रहेगा, उधर से ऐसा रिलीज किया तो ऐसा गोल घूम के एक रॉड है या कोई भी है, रोटेशनल मोशन शो कर रहा है, उसको हम प्योर रोटेशनल मोशन बोलते हैं। करेक्ट। अभी वो रॉड है या जो भी है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट है ना, उन सबका एंगुलर स्पीड जब ही सेम रहेगा ना, तभी रोटेशनल मोशन पॉसिबल होगा। सो अभी ना कल मुझे एक जन ने टेलीग्राम पे डाउट पूछा कि हमारा एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी सेम कैसे रहेगा, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन लग गया तो वो चेंज होगा ना। अरे इधर हम लोग क्या बात करें, हम लोग रॉड पे जितने पॉइंट्स हैं ना, उनके बारे में बात करें, उन सब का एंगुलर स्पीड सेम रहेगा। भले फिर एंगुलर एक्सीलरेशन लगेगा तो वो जो एंगुलर एक्सीलरेशन की वजह से उसका ऐसे एंगुलर स्पीड बढ़ता जाएगा, बट उस रॉड पे जितने पॉइंट्स हैं उन सबका एंगुलर स्पीड उतना ही रहेगा। इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज सब पॉइंट्स का इंक्रीज होगा। जैसे हमारा लीनियर वेलोसिटी में ये पूरा रॉड कुछ v वेलोसिटी से चल रहा है, करेक्ट, इसको एक्सेलरेशन दिया अभी v1 वेलोसिटी से चल रहा है, तो पूरा रॉड v1 वेलोसिटी से चल रहा है, करेक्ट, वो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन है। तो हमारा प्योर रोटेशनल मोशन क्या है, जो हमारा पूरा रॉड है वो सेम एंगुलर स्पीड से चल रहा है, सब पॉइंट्स पूरा रॉड सेम एंगुलर स्पीड से चल रहा है। एक्सेलरेशन लगेगा तो वो चेंज होगा, बट फिर भी जो चेंज आएगा वो भी पूरे रॉड पे सेम चेंज रहेगा। मतलब ये हमारा एंगुलर स्पीड इधर क्लियर करो कि हम लोग रॉड के पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ये v1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3.4, ये चारों पॉइंट पे पूरे रॉड पे सेम रहेगा हमारा एंगुलर स्पीड, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो हमारा v इज इक्वल टू आर, ये रहता है आर एंगुलर स्पीड रहता है। आर चेंज होने के वजह से हर पॉइंट का फ्रॉम एक्सिस, ये देखो इधर ये है, इधर 2 के लिए थोड़ा चेंज हुआ, 3 के लिए, तो इसकी वजह से हमारा जो लीनियर वेलोसिटी रहता है वो डिफरेंट आ जाता है, बट हमारा एंगुलर स्पीड वो सेम आता है। सो याद क्या रखना है, ट्रांसलेशनल मोशन में हमारा लीनियर वेलोसिटी सेम रहेगा फॉर होल ऑब्जेक्ट या होल रिजिड बॉडी, करेक्ट। ऐसा नहीं बोल रही कि वो हमेशा v वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं बात हो रहा है। ये बात हो रहा है कि पूरे रॉड या पूरे ऑब्जेक्ट पे सेम वेलोसिटी रहेगा सब पॉइंट्स पे, वैसे ही एंगुलर स्पीड भी सब पॉइंट्स पे सेम रहेगा फॉर हमारा रोटेशनल मोशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। When all of the particle point of a rigid body is moving on a circular path of different radius but about a common center with same angular speed and different linear velocity is called as pure rotational motion. Okay, I hope this is clear. अभी ये हम लोग ने एनालॉगी पढ़ा था, सो ये तो याद ही रहेगा, अभी क्वेश्चंस करते टाइम और याद हो जाएगा। सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते। What is the angular acceleration of a particle if the angular velocity of the particle becomes 4 times of its angular velocity 1 radii per second in 2 seconds? ओके, हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है एंड क्या बोल के रखा है हमें कि हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी था ना, वो 4 टाइम्स हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारा था 1 रेडियन पर सेकेंड, और हमारा फाइनल क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, मतलब 4 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट। और हमें टी दे के रखा है 2 सेकेंड्स। सो इधर बहुत इजी है ढूंढना, क्या आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू,
फाइनल क्या है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू ये ढूंढना इंटू 2, सो 3/2 इज इक्वल टू ये, तो 3/2 क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन इतना इजी है, जो हम लोग ने वहां पे किया था ना ट्रांसलेशनल मोशन के लिए वही इधर करना है, जस्ट यहाँ पे टर्म्स चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, a particle moving with an angular velocity of itna 200 radian per second starts its acceleration of 2 radian per second square. Calculate the time in which it will come to rest. हमारा v final क्या देके रखा है, 0 रेस्ट पे आ रहा है, मतलब 0, v initial is 200 रेडियन पर सेकेंड एंड हमारा टाइम क्या देके रखा है, टाइम पूछा है, कैलकुलेट द टाइम इन विच इट विल कम टू रेस्ट एंड अल्फा देके रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। सो बहुत इजी है ये भी, 0 माइनस 200 अल्फा, अल्फा क्या है 2 इंटू टी हमें ढूंढना है, सो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 200/2, 100 सेकेंड्स लगेगा, करेक्ट, टू रेस्ट पे आने के लिए। नेक्स्ट, a fan is rotating with a speed of 450 revolutions per minute, 450 revolutions per minute, correct. After being switched off it comes to rest in 10 seconds, t is equal to 10 seconds पे रेस्ट पे आ जाता है, मतलब v फाइनल हमारा 0 है। assuming the constant angular deceleration, assuming constant वही लिखा है, calculate the number of revolutions made by it before it comes to rest. so हमारे पास frequency is equal to कितना 450 revolution per minute. so अभी इसको पहले सेकेंड्स में करना पड़ेगा, 450 डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। सो अभी हम लोग को फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं, हम लोग को चाहिए इस ओमेगा, तो कैसे ओमेगा इज इक्वल टू 2πf कर देंगे। सो एफ का वैल्यू तो है, तो 2π इंटू एफ कितना हो जाएगा 15/2, इधर से 2 कट और ओमेगा इनिशियल हमें मिल गया 15π, करेक्ट। अभी हम लोग को क्या पूछा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बिफोर इट कम्स टू हमारा एंड। सो ना इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट हम लोग कर सकते हैं इस बाय पहले फाइंडिंग आर एंगुलर डिसेलरेशन, वरना क्या करना है डायरेक्टली हम लोग ने ये फॉर्मूला सीखा था याद है, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2t वाला, तो यहाँ पे भी वो कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू इनिशियल कितना है 15π, फाइनल कितना है 0 डिवाइड बाय 2, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स बोल के रखा है, सो ये 5 तो कितना आ जाएगा 75π, करेक्ट। सो थीटा इज इक्वल टू 75π। अभी हम लोग को पूछा कितना है कि कितना रिवॉल्यूशंस करेगा, तो एक रिवॉल्यूशन कितना होता है 2π होता है, करेक्ट। सो डिवाइड बाय 2π कर देंगे तो हम लोग को टोटल रिवॉल्यूशंस पता चल जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 75/2π, करेक्ट। सो ये कितना आ जाएगा 7.5 जितना 37.5 रिवॉल्यूशंस करेगा, तभी हमारा जो पंखा है वो स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। सो ना कभी कभी आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन में दे देते तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या है हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो ढूंढा, बट हम लोग जब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, हमारा 1 रिवॉल्यूशन में 2π जितना 2π कवर होता है, मतलब 2π 360 डिग्री कवर होगा, करेक्ट। तो हमारा 75 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें कितने रिवॉल्यूशंस हुए वो कैसे ढूंढेंगे, 75π/2π करेंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिल जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन देखते हैं, a disk rotating about its axis and starting from rest acquires an angular speed of 100 revolutions per second in 4 seconds. Find the angle rotated by it during this duration, sorry. So v initial तो हमारा 0 है, करेक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। v फाइनल क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 100 लिख सकते हैं, इधर हमें 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड देके रखा है, मतलब क्या हमारा फ्रीक्वेंसी देके रखा है, हमें ओमेगा नहीं देके रखा, हमारा एंगुलर स्पीड हमें डायरेक्टली नहीं देके रखा, हमें देके रखा है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है। सो अभी कभी भी आप लोग को 100 रिवॉल्यूशन बाय सेकेंड या मिनट या 100 रोटेशंस बाय मिनट वगैरह देके रखा रहेगा ना, तो वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फ्रीक्वेंसी का मतलब सबको पता रहेगा ना कि एक सेकेंड में वो कितना रोटेट कर रहा है, कितना रिवॉल्यूशंस कर रहा है, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी हमारा 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है।
सो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारा ओमेगा में, तो ताकि हमें फाइनल एंगुलर स्पीड मिल सके। सो क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू 100, करेक्ट। सो आ जाएगा 200 पाई। हमारा टी कितना है 4 सेकेंड्स। हमें ढूंढना क्या है, कितना एंगल रोटेट किया। सो ये वेरी इजी, अभी फॉर्मूला यूज किया था वही यूज कर सकते हैं इधर भी। सो वी इनिशियल 0, ये कितना आ जाएगा 200 पाई डिवाइड बाय 2 इंटू 4, ये 2 कट एंड वी गॉट आंसर इज 400 पाई, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये समझो, वरना है ना बहुत मिस्टेक्स होने का चांसेस होता है। हमें 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या 100 रेडियन पर सेकेंड नहीं दिया हुआ है, ओके। सो प्लीज ध्यान से ये करना, वरना रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, the instantaneous angular position of a point of a rotating wheel is given by this. The torque on the wheel becomes zero at. Torque का ये फॉर्मूला क्या था हमारा, I अल्फा, करेक्ट। सो अभी अल्फा जब हमारा I तो कुछ तो रहेगा, अल्फा जब 0 होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं टॉर्क 0 होगा। अल्फा 0 देन टॉर्क 0, करेक्ट। सो फर्स्ट थीटा से हम लोग को एंगुलर स्पीड वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 12t, फिर अल्फा क्या आ जाएगा 12t माइनस 12। अभी इसको 0 मान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से t सेकेंड पे हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हुआ है। एंगुलर एक्सेलरेशन जिस t टाइम पे सेकेंड हुआ है उसी t टाइम पे हमारा टॉर्क भी 0 हुआ रहेगा, करेक्ट। सो क्या आ जाएगा 12t इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड पे हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हुआ था, दैट इज टॉर्क 0 हुआ था। नेक्स्ट, अ बॉडी रोटेट्स अबाउट फिक्स्ड एक्सिस विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन देके रखा है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। थ्रू व्हाट एंगल डज इट रोटेट ड्यूरिंग द टाइम इन विच एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 15 रेडियन पर सेकेंड टू 45 रेडियन पर सेकेंड। क्या पूछा है हम लोग को, इस हमारा कितना एंगल हमारा इंक्रीज हुआ इधर से इधर जाने में। मतलब v इनिशियल क्या था 15 एंड v फाइनल क्या है हमारा 45। सो कौन सा फॉर्मूला, v फाइनल माइनस स्क्वायर v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, करेक्ट। सो v फाइनल क्या है 45 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगुलर ये क्या है 3 इंटू थीटा हमें ढूंढना है। सो 45 का स्क्वायर क्या आ जाता है 25 एंड 20 माइनस 25 एंड 15 का 225, करेक्ट, इज इक्वल टू 6 थीटा। सो इसको करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 0 0 देन ऊपर 10 8 1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा कितना आ जाएगा 300 रेडियंस आ जाएगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the grinding stone of a floor mill is rotating at 600 radian per second. For this, power of 1.2 kilowatt is used. The effective torque on stone in Newton meter will be. Okay. So हमें क्या देके रखा है, हमें पावर देके रखा है एंड टॉर्क पूछा है। सो पावर फॉर रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारा, नॉर्मली इज एफ। सो इधर क्या आ जाएगा टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। ये हमें 1.2 किलोवाट दिया है, जब वॉट रहेगा तभी हमारा न्यूटन मीटर आता है, तो 1.2 को इंटू 10⁻³ कर देंगे। टॉर्क इधर से मिल जाएगा एंड हमारा ये देके रखा है 600 रेडियन पर सेकेंड, तो टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा 1200 बाय 600, तो ये 2 आ जाएगा। सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles start from moving from the same position on a circle of radius 20 centimeter with speed 40 pi meter per second and 36 pi meter per second respectively in the same direction. Find the time after which the particles will meet again. कभी फिर से मिलेंगे ये हमें बोला है ढूंढने के लिए। सो इधर अभी हम लोग देखो ये सर्कल लेते, इनका पाथ जो फॉलो कर रहे, फर्स्ट वाले का समझो 36 पाई मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाले का 40 पाई मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अभी हम लोग ने जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ऐसे क्वेश्चंस किए थे, जब किसी का कुछ वेलोसिटी था किसी का कुछ था, उन दोनों कभी मिलेंगे, उन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ये सब हम लोग ने किया था। तभी क्या यूज किया था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट। तो इधर भी रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते। तो ये समझो हमारा पाथ है ये वाला,
अभी हम लोग ने ये वाले का है ना, इसको 0 पे मान लिया, इसका वेलोसिटी इक्वल टू 0 कर दिया एंड इसके ऊपर इसका वेलोसिटी लगा दिया, तो हमें v1/2 का रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा, दैट इज 4 पाई, 40 पाई माइनस 36 पाई जितना। अभी ये कुछ जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है वो 4 पाई मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो वो जब इधर ये पूरा सर्कल घूम के इधर आएगा तभी ये लोग मिलेंगे। तो हमारा s जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, 2 पाई आर जितना डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस कितना कवर होगा, 2 पाई आर जितना, तो ऐसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय v क्या है 4 पाई, सो पाई पाई कट 2 इंटू 20 सेंटीमीटर है तो 10⁻², बाय 4 ये 5 10 आ जाएगा, 10/10⁻² इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, करेक्ट। सो टी कितना आ गया हमारा 0.1 सेकेंड के बाद ये लोग मिलेंगे उस सर्कुलर पाथ पे। कभी भी हमें ना ऐसा क्वेश्चंस दिया रहेगा ना कि कुछ ये इस वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा कुछ इस वेलोसिटी से चल रहा है, ये लोग कभी मिलेंगे, कितने टाइम में मिलेंगे, सो हमेशा क्या करना, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करना है, उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढो एंड उनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस ढूंढो, दैट इज कि अगर एक इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ने स्टॉप कर दिया, सो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के टर्म्स में क्या हो जाएगा, हमारे रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या था, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, करेक्ट। तो ये अगर स्टॉप हो गया, ये खुद को स्टॉप मान रहा है, तो उसको लगेगा आगे वाला उससे 4 पाई मीटर पर सेकेंड से ज्यादा आगे चल रहा है, करेक्ट। ये समझा रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब, एंड वो डिस्टेंस कितना है, वो स्टॉप हो गया तो वो पूरा घूम के आएगा तभी उसको मिलेगा ना, करेक्ट। सो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2 पाई और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग ने आंसर ढूंढ लिया, करेक्ट। नेक्स्ट, a body rotating with a uniform angular accelerations cover 100 pi radian in first 5 seconds after the start, find its angular speed at the end of 5 seconds। ये होमवर्क है, इसमें दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग ने जो थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया, एंगुलर स्पीड इनिशियल प्लस एंगुलर स्पीड फाइनल डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम करेंगे तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, वरना हम लोग फर्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन ढूंढने के विद द हेल्प ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन टी स्क्वायर के हेल्प से, और उसमें हमें अल्फा मिलेगा, उसके हेल्प से हम लोग दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड मैंने बोला डायरेक्टली वो फॉर्मूला से भी हमें मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अ व्हील ऑफ इनर्शिया 4 kg meter square about its symmetrical axis rotate at the rate of 240 rpm। फ्रीक्वेंसी कितना है 240 rpm, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। द टॉर्क which can stop the rotation of the wheel in 1 minute is। सो टॉर्क का हमारे पास दो फॉर्मूला आ जाता है, आर एफ और हमारा आई अल्फा करके, करेक्ट। तो अभी हम लोग को आई देके रखा और हम लोग को इंडिकेट कर रहा है अल्फा के तरफ, सो इससे पहले हम लोग को ओमेगा ढूंढना पड़ेगा, ओमेगा से भी पहले हम लोग को सेकेंड्स में करना पड़ेगा, तो 240/60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 4 फ्रीक्वेंसी, इसको 2 पाई एफ कर देंगे तो हमें एंगुलर ये मिल जाएगा, सो 2 इंटू पाई इंटू 4 इज इक्वल टू 8 पाई रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, वी इनिशियल, फिर क्या है द टॉर्क विच कैन स्टॉप द रोटेशन, वी फाइनल हमारा इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो हम लोग को अल्फा ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड बोला है कि 1 मिनट में, तो डायरेक्टली हम लोग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा टी कर सकते। वी फाइनल तो हमारा 0 है, वी इनिशियल इज 8 पाई, अल्फा कितना लगेगा हमें वो ढूंढना है, टी कितना है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू अल्फा, करेक्ट। सो टॉर्क के वैल्यूज में डाल देंगे 4 इंटू 8 अल्फा बाय 60, ये कितना, ये 15 आ जाएगा, एंड टॉर्क हमारा इक्वल टू आ जाएगा 8 पाई बाय 15 न्यूटन मीटर, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, two unequal and opposite forces are applied tangentially to form a uniform disk of mass m and radius r. If the disk is pivoted at its center, the angular acceleration of the disk is, क्या बोले, two unequal and opposite forces are applied tangentially to form a uniform disk of mass। इधर एक फोर्स लग रहा है F, इधर एक F लग रहा है, opposite forces लग रहा है, बोल रहे हैं ना। तो क्या बोला है ये कि इफ द डिस्क इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर एंड इट्स फ्री टू रोटेट इन इट्स प्लेन, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क इज, सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करेंगे, इससे एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
आई इधर टॉर्क हमें हमारे पास कैसे ढूंढेंगे, आर इंटू एफ करके ही ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज ये देखो ये आर है और इधर हमारा कुछ फोर्स लग रहा है, तो हमारा टॉर्क नेट कितना आ जाएगा, चेक करो। ये आर इनवर्ड्स ही रहेगा, इधर से इनवर्ड्स ही रहेगा ये भी, तो टोटल आ जाएगा 2RF जितना। सो 2RF इज इक्वल टू आई कितना होगा, डिस्क है हमारा तो mr²/2 होगा, सेंटर पे पाइवोट किया है, इंटू अल्फा, तो अल्फा तो मिल जाएगा। अभी 4R एक कट हो जाएगा इधर से, 4F/mr इज इक्वल टू हमारा अल्फा। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी इधर एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चंस जब रहेंगे तभी हम लोग को बेसिक फॉर्मूलाज यूज करना बहुत जरूरी है। इधर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट टॉर्क का हमारे पास 2 फॉर्मूलाज है। जब भी हमें टॉर्क डायरेक्टली दिया हुआ है और इसमें से इनर्शिया या एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। बट जब हमारे पास इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन का कुछ जिक्र नहीं है, देन हम लोग को R इंटू एफ वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर लाना पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ये गलत है, बिकॉज हम लोग ने देखा था रॉड वाले केस में कि जब सेंटर ऑफ मास जब लार्ज ऑब्जेक्ट्स रहेगा तो उनका सेंटर ऑफ मास से नीचे रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है। Center of mass of a body is the point at which the total gravitational torque on the body is 0। हाँ, ये हम लोग ने किया था क्वेश्चन, पता है ये वाला लास्ट लेक्चर में, कि इधर इसके सेंटर ऑफ मास पे ही टॉर्क पूछा था, तो mg फोर्स इधर लग रहा था और इधर से r डिस्टेंस कुछ नहीं था, इसके वजह से इधर टॉर्क इक्वल टू 0 आ गया था, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। A couple on a body produces both translational and rotational motion in the body। नहीं, ये गलत है। अ कपल इन द, इसमें क्या रहता है, कपल का मतलब क्या था कि इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से ट्रांसलेशनल मोशन ही हो रहा था। करेक्ट। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। हाँ, ये हम लोग ने मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स क्या होता है, जो हम लोग ने ये किया था ना, F1L1 इज इक्वल टू F2L2, अगर वो 1 से ज्यादा है देन उसमें एफर्ट लगाना कम हो जाएगा। करेक्ट, ये चीज भी हम लोग ने सीखा है। सो B and D are correct, so D is the correct option। Next question, a solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis। A massless string is wound around the cylinder with one end attached to it and other hanging freely। तो क्या बोल रहे हैं, इधर से ये ऐसा कुछ सिलेंडर है, इस पे ऐसे से अटैच है स्ट्रिंग, इधर कुछ टी टेंशन है। सो कितना टी टेंशन है, बेसिकली इतना ही पूछा है हमें, और एंगुलर एक्सेलरेशन देके रखा है इस 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। सो अभी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, अभी हमें टेंशन ढूंढना है और हमें सिर्फ देके रखा है इस जस्ट हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये सिलेंडर रहेगा, ये ऐसा कुछ रहेगा, इधर इसका ये टेंशन रहेगा, इधर लग रहा है ये स्ट्रिंग के वजह से, ये r डिस्टेंस रहेगा। सो इधर टॉर्क क्रिएट होगा, वहां पे रोटेशनल कुछ तो क्रिएट होगा, तो टॉर्क I अल्फा कर सकते तो r इंटू टी हो जाएगा, ये t r I अल्फा। r कितना है हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर, t हमें ढूंढना है, I क्या हो जाता है अभी फॉर सॉलिड सिलेंडर हमारा डिस्क के जैसा हो जाएगा, mr²/2। सो m कितना है 50 kg, r का स्क्वायर मतलब 1/4/2 इंटू हमारा ये 2 रिवॉल्यूशन, ये 2 कट, एंड t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50/4.5 मतलब 0.5, सो 50/2, सो इक्वल टू 25 न्यूटन। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कभी भी हमारे पास एंगुलर एक्सिलरेशन, मास, ऐसा कुछ दिया रहेगा, देन वहां पे हम लोग क्लियरली है ना, विद प्रैक्टिस हम लोग को समझ जाता है कि ये फॉर्मूला से ही करना है। बहुत जगह यही फॉर्मूला यूज होता है। ओके, सो कंफ्यूज मत होना, ज्यादा दूसरे फॉर्मूलाज पे मत जाना, हमेशा टेंशन या कोई फोर्स है
या कोई हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह दिया है, देन हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट हम लोग को देखना है कि ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, ये लग रहा है, देन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीजें होती है। सो प्लीज बी केयरफुल। विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको समझ जाएगा कि कहाँ पे क्या यूज होने वाला है। ओके, सो ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। A uniform circular disc of radius 50 centimeter at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration 2 radian per second square. अभी नेट एक्सेलरेशन पूछा है। नेट एक्सेलरेशन हमारा क्या था? हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन था। करेक्ट, सबको याद रहेगा बेसिकली ये चीज। तो हम लोग ने कभी किया था? मोशन इन प्लेन में किया था 2-3 साल पहले। नहीं, थोड़ा टाइम हुआ था। अगर नहीं याद है तो एक बार जाकर रिवाइज कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारा नेट एक्सेलरेशन वाला। सो अभी इसको हम लोग कैसे, इसमें हमें हमारे पास सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन देके रखा है, तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के इक्वल था। सो आर हमें देके रखा है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 इंटू 2 इज बेसिकली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमें ओमेगा स्क्वायर आर चाहिए, तो ओमेगा कैसे ढूंढेंगे? वेरी इजी, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो वी फाइनल क्या है हमारा, देके रखा है ना हमें। वी फाइनल नहीं, वो तो ढूंढना है। हमारा रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इनिशियल तो 0 है। अल्फा कितना है? हाफ हो जाएगा हमारा, सॉरी अल्फा इज 2 एंड हमारा टी इज 2 सेकेंड्स, सो 4। वी फाइनल हमारा इक्वल टू आ गया 4। सो हमारा ये कितना आ जाएगा? ए सी 4 का स्क्वायर इज 16, 16 इंटू आर। आर कितना है हमारा? 16 इंटू आर इज पॉइंट हाफ, तो 8 आ जाएगा। करेक्ट। सो अभी हम लोग को क्या इसका वैल्यू चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए रहेगा, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। सो कितना आ जाता है? 64 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, तो रूट 65 आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्लियरली देके रखा है अप्रोक्सीमेटली। रूट 65 अप्रोक्सीमेटली इज रूट 64 जितना ही, 8 जितना ही होगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, a rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? ये बहुत easy है। हमें angular acceleration, force, hollow cylinder, mass, radius वगैरह दिया है, then हम लोग को clearly समझना चाहिए। हमें RF is equal to I alpha यूज करना है clearly, अभी समझ जाना चाहिए। So R कितना है? 40 सेंटीमीटर, 0.4 इंटू एफ कितना है? 13 न्यूटन इज इक्वल टू आई। फॉर हॉलो सिलेंडर कितना होता है? एम आर स्क्वायर जस्ट। सो एम कितना है हमारा? 3 आर स्क्वायर, मतलब 0.4, मतलब 4/10, मतलब 16/100 इंटू अल्फा हमें ढूंढना है। करेक्ट। सो अभी अल्फा इज इक्वल टू कर देंगे 12 इंटू 100/3 इंटू 16। सो ये 4 4 4 ज़ा 425 ज़ा। करेक्ट। तो अल्फा हमारा आ गया 25 मीटर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। A solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm is rotating about its axis at the rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolutions is. So 3 rpm मतलब फ्रीक्वेंसी हमारा 3/60 rps करेंगे। सो ओमेगा चाहिए तो 2 पाई एफ करना पड़ेगा। सो क्या आ जाएगा? 2 पाई 3 इंटू 60, ये 20 हो जाएगा और हमें ओमेगा मिल जाएगा पाई/10। करेक्ट। अभी इधर हम लोग को बोला है टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशंस। करेक्ट। तो ये हमारा इनिशियल रहेगा, फाइनल तो हमारा 0 होगा बिकॉज उसको स्टॉप करवाना है। एंड कितने रिवॉल्यूशंस के बाद बोला है? 2 पाई रिवॉल्यूशंस, मतलब 1 रिवॉल्यूशन में हमारा 2 पाई एंगल कवर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। तो 2 पाई रिवॉल्यूशंस में कितना होगा? 2 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर
करेक्ट। सो डायरेक्टली है ना, बहुत जन मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली 2 पाई ले लेते हैं। 2 पाई हमें क्या दे के रखा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दे के रखा है। 1 रिवॉल्यूशन में हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होता है, इस 2 पाई 360 डिग्री। तो 2 पाई रिवॉल्यूशंस में कितना होगा, 2 पाई इंटू 2 पाई। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी विद द हेल्प ऑफ हमारा ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। हमारा फाइनल तो 0 है, इनिशियल क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 2। एंगुलर एक्सेलरेशन ढूंढना है हमें। करेक्ट। इंटू थीटा क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर कट। करेक्ट। एंड हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/800। करेक्ट। अभी हमें अल्फा मिल गया, हमें चाहिए इस टॉर्क रिक्वायर्ड। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। आई कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2, सॉलिड सिलेंडर। सो एम कितना देखा रखा है, 2। आर कितना है, 4। 16 ले लेंगे और सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा बाय 2। सो 2 कट और अल्फा 1/800। सो ये इधर से 800, ये 2 आ जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर इज आर आंसर। इज द टॉर्क है ऑप्शन में, हाँ है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A rod of PQ of mass m and length L is hinged at point P. इधर hinged है, इधर से एक्सिस है इसका। The rod is kept horizontally by a massless string tied to point Q as shown in the figure. When string is cut, ये कट कर दिया, the initial angular acceleration of the, ये क्या है, ये कट कर दिया तो ये इधर से रिलीज होगा और ऐसे फॉल हो जाएगा। करेक्ट। तो इसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्या आंसर ढूंढ सकते हैं, टॉर्क ढूंढ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टॉर्क वाला क्या आ जाएगा, आई आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। करेक्ट। सो आर कितना हो जाएगा हमारा, एफ एम जी। ये जो हमारा रॉड है वो नीचे किस वजह से गिरा, ये इधर से स्ट्रिंग टूटा इसके वजह से, पर ये स्ट्रिंग टूटने के बाद इधर हमारा एम जी फोर्स था इसके वजह से। सो एफ हमारा एम जी और कितने दूरी पर है, L/2। सो L/2 एम जी इज इक्वल टू, रॉड के लिए जब इधर से हिंज रहेगा तभी आई कितना होता है, mL²/3 इंटू अल्फा हमें ढूंढना है। एम कट हो जाएगा, इधर से एक एल कट हो जाएगा। करेक्ट। तो 2G इज इक्वल टू L/3 अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 6G/L। सॉरी इधर G/2 है, सॉरी ये डिवाइड बाय 2 है, सॉरी। सो क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा क्या आ जाएगा, 3G/2L। करेक्ट। सो ऑप्शन है, हाँ है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हमेशा ये वाला चीज यूज होगा जब एंगुलर एक्सिलरेशन या किधर फोर्स लग रहा है। अभी है ना, इधर बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर से स्ट्रिंग तोड़ा तो अभी इसमें टॉर्क कैसे लेंगे। हमारा टॉर्क आर एफ होता है और इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा तो हमें ढूंढना है, हमें पता है। आर एफ कैसे, आर एफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस रॉड पे कौन सा फोर्स लग रहा है वो देखो, जिसके वजह से वो नीचे आ रहा है, वो एम जी फोर्स है। करेक्ट। तो उसके वजह से टॉर्क क्रिएट हो रहा है, तो उसके रिलेटेड टॉर्क लिखना है, आर एफ। अभी एफ इधर है तो इन दोनों के बीच में कितना, L/2 का डिफरेंस है। करेक्ट। हमारा एक्सिस और जिधर फोर्स लग रहा है उसके बीच का ही हम लोग आर लेते हैं। करेक्ट। लास्ट पार्ट में सब सीखा है टॉर्क के बारे में। अभी हम लोग इधर है ना, ये 3 केसेस को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने वाले। करेक्ट। सो अबाउट एक्सिस ऑफ कोर्स। सो इधर हम लोग का एक mg फोर्स लग रहा रहेगा एज ऑलवेज L/2 डिस्टेंस पर, इसको रिलीज कर दिया इधर से। करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। आर कितना, L/2, एफ कितना, एम जी, आई कितना होगा, mL²/3 इंटू अल्फा हमें ढूंढना है। तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारा, एम कट, एक एल कट, सो आ जाएगा 3G/2L जितना। करेक्ट। सो अब ये सेकेंड केस देखते हैं। इधर सेकेंड केस में हमारा एम जी इधर लग रहा रहेगा। करेक्ट। L/2 डिस्टेंस पे। तो हमारा टॉर्क क्या हो जाता है, आर एफ इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चाहिए। मतलब अगर इधर से कुछ थीटा एंगल है देन इसको हम लोग L/2 साइन थीटा ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, L/2 साइन थीटा एम जी इज इक्वल टू आई अल्फा कर देंगे। आई क्या आ जाएगा, mL²/3।
सो अभी है ना, इधर बहुत जन को ये डाउट आता है कि इधर हम लोग एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लेते। इधर अभी क्लियरली देखना, इधर हम लोग का एक पॉइंट ही फिक्स्ड है। वहां पे हम लोग जब एल स्क्वायर बाय साइन थीटा लेते थे, वहां पे हमारा पूरा एक एक्सिस होता था, जिसके ऊपर से ऐसा एक्सिस होता था, ऐसे रोटेशन हो रहा है। इधर एक पॉइंट हमारा फिक्स्ड है, उसके अराउंड रोटेशन हो रहा है ऐसे ऐसे, करेक्ट। और जब हम लोग फर्स्ट इधर ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रहेगा, ये वाले पोजीशन में रहेगा, देन ही ये वाले पोजीशन में आया, करेक्ट, रिलीज किया तभी। तो ये रिलीज करने के बाद उस पॉइंट पे क्या एंगुलर एक्सीलरेशन, ये हमें पूछा हुआ है। सो फर्स्ट तो ऐसे ही था ना, तो हमारा हमेशा क्या करना है, इस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में इधर आई हमेशा एम एल स्क्वायर बाय 3 ही लेना है। सो क्या आ जाएगा, एल बाय 2 साइन थीटा एम जी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3, करेक्ट। एंड हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा, इधर से एल एक कट, एल कट, सो आ जाएगा 3 एम भी कट, 3 साइन थीटा जी बाय 2 इज इक्वल टू इज अल्फा इज इक्वल टू ये। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये समझा रहेगा। इधर हम लोग ने एम एल स्क्वायर बाई 3 क्यों लिया, बिकॉज पहले रॉड ऐसे थे, फिर रिलीज किया उसको, तो हम लोग को क्या पूछा है कि इस पोजीशन पे रहेगा तभी उसका एंगुलर एक्सिलरेशन क्या है, बट एक्सिस वाइज वो पाइवोटेड तो उसके एंड पे ही है, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 ही आ जाएगा, बिकॉज उसके पॉइंट पर ही उसको वो किया हुआ है, क्या अपना पाइवोट किया हुआ है, वो पूरे एक्सिस ऑफ, पूरा एक रोटेशन एक्सिस नहीं है जिसके आजू बाजू में ऐसे रॉड घूम रहा है, वो एक पॉइंट पे ही ऐसे घूम रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर सेकेंड केस, थर्ड केस में इधर हमारा एम जी ऐसे लग रहा रहेगा एंड ये एल बाई 2 रहेगा, तो इधर हमारा टॉर्क क्लियरली डायरेक्टली इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब एंगुलर एक्सिलरेशन इक्वल टू 0 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन देखो, रॉड इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजिशन, देन इट्स एंगुलर एक्सिलरेशन विल वेरी विद टाइम। सो इधर हम लोग बता सकते हैं, फर्स्ट ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था, तभी उसका एंगुलर एक्सिलरेशन कितना था, 3g/2l, करेक्ट। फिर कुछ थीटा एंगल पे आ गया, तो उसका एंगुलर एक्सिलरेशन क्या हो गया, इस 3 sin थीटा g/2l, मतलब साइन थीटा आने की वजह से इसका वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया रहेगा। फिर कंप्लीटली वर्टिकल हो गया तो 0 ही हो गया, तो मतलब क्या, इसका विद टाइम ये डिक्रीज कर रहा है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये समझा रहेगा, ये वाला एक पॉइंट समझा रहेगा, क्योंकि बहुत जन को इधर कंफ्यूजन होता है, ओके। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ रहे हैं देन एक बार वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग ने जब रॉड का लिखा है ना, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाता है थीटा, वो चेक करना, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो, इधर डिफरेंट सिनेरियो है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेटिवली नीट में आता है, क्वेश्चन पेपर्स में आता है। सो इसमें हम लोग को क्या पूछते हैं, बेसिकली एंगुलर एक्सिलरेशन पूछते हैं। सो पहले तो हम लोग डिराइव करेंगे, देन आई विल गिव अ शॉर्ट फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ दैट आप लोग एंगुलर एक्सिलरेशन बहुत फास्ट निकाल सकते हो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो इधर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं हमारा टॉर्क किसके इक्वल होगा, ये हमारा mg है, करेक्ट। इधर ये टेंशन लग रहा रहेगा, इधर इसका टेंशन, करेक्ट। तो टॉर्क को लिख सकते, ये दोनों दोनों परपेंडिकुलर, तो आर टी लिख सकते, करेक्ट। तो और हम लोग टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई अल्फा करके भी लिख सकते हैं। सो ये क्या है, अगर हमारी ये समझो एक डिस्क है, सो टॉर्क इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा आ जाएगा। सो इन दोनों को इक्वल कर सकते, आर टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा। अभी टी के जगह पे हम लोग टी क्या आ जाएगा, टी हमारा एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा, करेक्ट। तो टी सॉरी एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, करेक्ट। इधर से हमें टी का वैल्यू मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, एम जी, ये इधर आ जाएगा माइनस एम ए इज इक्वल टू टी। सो इधर आर, एम को कॉमन ले लो, जी माइनस ए इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर 2 बाय ये, तो इधर से एम एम कट हो जाएगा, इधर से एक आर कट हो जाएगा, भले मैंने कैपिटल नहीं लिखा बट आर तो वही है, तो एक आर कट हो गया, तो क्या आ जाएगा, 2ga माइनस 2a इज इक्वल टू अल्फा आर, करेक्ट। सो अभी इधर से हमारा अल्फा का क्या रहता है, हम लोग ने पढ़ा है फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर होता है, करेक्ट। तो इधर हम लोग डायरेक्टली ए लिख सकते तो 2g माइनस 2a इज इक्वल टू ए आ जाएगा, प्लस उधर चला जाएगा तो 2g इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, तो a हमारा आ गया 2g/3। सो अभी a का वैल्यू हम लोग इधर डालेंगे और इसके हेल्प से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं, तो mg माइनस 2m
g/3 इज इक्वल टू टी, तो ये 3 इधर जाएगा तो आ जाएगा mg/3 इज इक्वल टू टी। सो हमारा टेंशन भी आ गया, हमारा एक्सिलरेशन भी आ गया। सो इधर से ना हम लोग एक्सिलरेशन का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज नेट पुलिंग फोर्स बाय नेट मास। अभी कैसे देखो, सो इधर अभी हम लोग एक्सिलरेशन ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, नेट पुलिंग फोर्स कितना है, mg के इक्वल है, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है हमारा, फर्स्ट तो ये m रहेगा, प्लस हम लोग बोल सकते हैं क्या, हमारा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है बेसिक में, नॉर्मल में, तो I बाय आर स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास मिल जाएगा। सो इधर I बाय आर स्क्वायर कर देना है। सो इधर क्या आ जाएगा, इस केस में हमारा A इज इक्वल टू एम जी बाय m प्लस m बाय आर स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर बाय टू का आर स्क्वायर कर एम बाई ये, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी इक्वल टू 3m/2, करेक्ट। इधर से mm कट हो जाएगा, a हमारा आ जाएगा 2g/3, मिल गया, हमें सेम ही आंसर मिला, करेक्ट। अभी और एक केस के लिए देखते हैं, फिर हमें एक बार एक्सेलरेशन मिल गया, देन टेंशन ढूंढना इज वेरी इजी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता देन डायरेक्टली आप दो फॉर्मूला ऐसे लिखो एंड उसको सब्सटीट्यूट करके भी आंसर ला सकते हो, बट अगर आपको फॉर्मूला समझ रहा है देन गो फॉर फॉर्मूला, इट्स इजी, ओके। सो ये क्वेश्चन में ट्राई करके देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन ढूंढना। सो एक्सेलरेशन क्या आ जाता है हमारा, ए इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स। सो इधर नेट पुलिंग फोर्स कितना है, m2g माइनस m1g होगा, करेक्ट, बिकॉज ये एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में होगा तो उसके वजह से सबट्रैक्ट हो जाता है, डिवाइड बाय टोटल मास, तो फर्स्ट m1 प्लस m2 प्लस हमारा ये डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, तो m/2 कर सकते, करेक्ट। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी क्या मास दे के रखा है उसके बेसिस पे हम लोग वैल्यूज डालेंगे एंड विल गेट द आंसर, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लैरिटी आए, ओके। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रिंग इज wrapped on the surface of a solid cylinder as shown in the figure. If the cylinder is released, then find the acceleration of the center of mass of the cylinder and the tension in the string respectively. Mass of the cylinder is m and radius is r. So अभी डायग्राम बना देती हूँ एक बार, इधर नहीं दिया हुआ, ऐसा 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 आएगा, करेक्ट। सो इधर r डिस्टेंस रहेगा, ये t है, तो टॉर्क इज इक्वल टू टी आर लिख सकती हूँ, टॉर्क को आई अल्फा लिखूंगी इज इक्वल टू टी आर। अभी t का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक्सिलरेशन लग रहा रहेगा और इधर हमारा mg भी लग रहा रहेगा, तो t क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी t आ जाएगा mg माइनस t इज इक्वल टू ma, सो t विल बी इक्वल टू हमारा mg माइनस a, सो t के जगह पे वो एम आर स्क्वायर बाय 2, बिकॉज ये सॉलिड सिलेंडर है तो डिस्क जैसे काम करेगा, ये अल्फा इज इक्वल टू t के जगह पे आ जाएगा m g माइनस a और r, करेक्ट। इधर से हम लोग r और कट m कट, सो क्या रह जाएगा r अल्फा बाय 2 g माइनस a, सो इधर 2 को भेज देंगे और इसको a लिख देंगे तो 2g माइनस 2a आ जाएगा, तो 2g इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, a आ जाएगा हमारा 2g/3। तो ऑप्शन में है कि इधर 2g, ये इधर नहीं है, इधर नहीं है, दो ऑप्शन है। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू हम लोग टेंशन ढूंढ लेंगे, तो टेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस 2g/3, सो ये 3 इधर जाएगा, सो बचेगा क्या, mg माइनस mg/3 इज आर टेंशन। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन में, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मेरे हिसाब से आपको है ना दोनों मेथड पता होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ ऐसे फॉर्मूलाज लिख के भी, एंड आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला ना कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो आई सजेस्ट कि जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज है जैसे कोलिजन वगैरह का है, वो आप लोग डिराइव नहीं करते बैठ सकते, आपको वो याद ही रखना पड़ता है, करेक्ट। तो वो अच्छे से याद रखो, ये छोटे मोटे फॉर्मूलाज होते हैं ना, उनका आपको कंसेप्ट पता रहेगा, देन आप विद द हेल्प ऑफ दिस सब डिराइव कर लोगे 2 मिनट के अंदर। सो ऐसे एग्जाम में ऐसे टेक्निक्स यूज करना पड़ता है, सब फॉर्मूलाज रट नहीं सकते या सब डिराइव करते भी नहीं बैठ सकते, आपको थोड़े फॉर्मूलाज डिराइव करने आने चाहिए, थोड़े फॉर्मूलाज रट के जाने। सो दोनों का कॉम्बिनेशन विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस फास्ट, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये क्वेश्चन करते, a string is wrapped around the rim of a wheel of moment of inertia
आई दे के रखा है हमें कितना 0.2 kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे लिखेंगे 0.2 मीटर। करेक्ट। द व्हील is free to rotate about its axis. Initially the wheel is at rest. मतलब इनिशियली हमारा एंगुलर स्पीड इज 0। द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड बाय अ फोर्स 20 न्यूटन। द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो वी फाइनल ढूंढना है आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। सो इधर हम लोग टॉर्क वाला ही कंसेप्ट लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब इनर्शिया फोर्स ये सब दिया है ना तो टॉर्क वाला मतलब हमारा आई अल्फा इज इक्वल टू आर एफ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आई अल्फा क्या है 0 इंटू अल्फा हमें नहीं दिया हुआ, आर कितना है 0.2 एंड हमें फोर्स दिया है 20। करेक्ट। तो इसके हेल्प से हम लोग इधर से अल्फा निकाल सकते हैं, ये कट हो जाएगा, विल गेट 20 अल्फा का वैल्यू। तो अभी विद द हेल्प ऑफ अल्फा का वैल्यू हम लोग कर सकते हैं हमारा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा टी। सो वी फाइनल कितना है ढूंढना है, ये 0 है। सो वी फाइनल इज इक्वल टू अल्फा कितना हो जाएगा 20 इंटू हमारा ये कितना हो जाएगा टाइम 5 तो आ जाएगा 100 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशनल मोशन। सो काइनेटिक एनर्जी हमारा नॉर्मली क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम के जगह पे आ जाएगा हमारा आई, वी स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। और हमारा और एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज पी स्क्वायर बाय 2m। तो इधर क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2i। तो ये दो फॉर्मूलाज हमें मिल जाते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशनल में, जस्ट उसका टर्म्स चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। दूसरा कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता। तो इधर हम लोग ये तीन ऑब्जेक्ट्स का काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ताकि क्लियर थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आ जाए। सो क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये डिस्क है और इसके हमारे डायामीटर से पास हो रहा है, तो हमारा हाफ क्या आ जाएगा, आई कौन सा यूज करना है हमें, एम आर स्क्वायर बाय 4 वाला इंटू ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। सेकेंड इज डिस्क हमारा परपेंडिकुलर वाला है, तो क्या आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 वाला इंटू ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। ये रॉड दे के रखा है तो क्या आ जाएगा हाफ एम कितना है एम आर स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट। इतना ईजी है। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, जो हम लोग ने वर्क एनर्जी पावर में सीखा था। करेक्ट। वहां पे हम लोग का ज्यादा यूज नहीं था, वहां पे हम लोग ने जस्ट स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में एक बार यूज किया था, जो रॉड पे ऐसा टेबल पे कुछ तो स्ट्रिंग लटका हुआ रहेगा तो उसके पोटेंशियल एनर्जी ढूंढा था। और हम लोग ने रॉड भी वैसे ही रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने के लिए हम लोग ने तभी यूज किया था, दैट्स इट। तो अभी भी हम लोग को यूज करना है फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी तो कैसे लिखते हैं सीखा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं जो हम लोग ने ऑलरेडी सीख के रखा है, फॉर रिजिड बॉडी या कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट हमें कैसे लिखना है वो हमें पता है। तो क्या आ जाएगा इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो स्टोर्ड रहता है, मतलब रेफरेंस से L/2 डिस्टेंस पे। सो हमारा कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mg L/2 जितना। करेक्ट। इधर तो 0 ही रहेगा बिकॉज ये इसका L ही कुछ नहीं है। इधर क्या आ जाएगा U इज इक्वल टू माइनस mg L/2। आई होप आप सब लोग ने वर्क एनर्जी पावर रिवाइज किया रहेगा तभी ये चीजें पता होंगी, वरना नहीं पता होगा। एक बार जाके वहां पे देख लेना, वरना इधर एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस कि जब भी हमारा कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है या कंटिन्यूअस बॉडी है तो उनका सेंटर ऑफ मास पे हम लोग मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कंसंट्रेटेड है। सो हम लोग उधर तक का ही देखते हैं mgl। हमारा पोटेंशियल एनर्जी तो ये पता है mgh होता है फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। कुछ h हाइट पे हमारा कुछ ऑब्जेक्ट है तो वो गिरेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh। बट फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स लाइक रॉड तो उनके सेंटर ऑफ मास पे हम लोग कितना सेंटर ऑफ मास से रेफरेंस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है वो लेते हैं h के जगह पे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी बात करते हैं अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन प्योर रोटेशन मोशन। ये सबको पता होगा, आई होप सबको COME पता है क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अभी इधर से U रिलीज किया मतलब ये रेस्ट पे था, बेसिकली इसका एंगुलर स्पीड भी इक्वल टू 0 था, तो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगा। बट हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये अगर हमारा रिफरेंस पॉइंट है तो इधर से इसके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं ना, L/2 आ जाता है ये। तो ये इधर ही सीखा अभी। इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा mg L/2।
करेक्ट। फिर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अभी इधर से ये ऐसे आया तो इसका कुछ ना काइनेटिक एनर्जी बन गया रहेगा, इस रॉड में आ गया रहेगा, वो कितना रहेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जितना प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये रेफरेंस पे आ गया तो इक्वल टू 0। सो इधर से 2 कट कर सकते हैं तो एम जी एल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, इधर से एल एम कट, सो 3g/l इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हमारा आ गया √3g/l। करेक्ट। अभी समझो इसमें से हम लोग को पूछा लीनियर वेलोसिटी का आंसर बताओ, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग सेंटर ऑफ मास के लिए ही डिफाइन करते हैं, हमेशा वही पूरे ऑब्जेक्ट का रहेगा। करेक्ट। ये चीज हम लोग ने ट्रांसलेशनल मोशन वाला चीज किया तभी सीखा है। सो क्या आ जाएगा, आर ओमेगा, तो आर मतलब l/2 लेना है या एल लेना है। अब भी मैंने बताया कि वेलोसिटी हम लोग सेंटर ऑफ मास पे ही ढूंढते हैं, जो सब पूरे ऑब्जेक्ट पे सब पॉइंट्स पे उतना ही रहेगा। करेक्ट। सेंटर ऑफ मास पे जितना है उतना, सो हम लोग जो आर लेंगे वो सेंटर ऑफ मास तक का ही लेंगे। करेक्ट। तो l/2 इंटू ओमेगा क्या आ जाता है, √3g/l। सो इधर आ जाएगा हमारा ये l बाय अंदर ले लेंगे, l²/4 हो जाएगा। करेक्ट। तो 3g(l²/4 इंटू एल रूट में, तो एल कट, और हमें हमारा v सेंटर ऑफ मास मिल गया 3g(l/4। हम लोग जब सर्कल का भी क्वेश्चंस करते थे मोशन इन अ प्लेन में, तभी हम लोग v इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज करते थे, उसमें r का वैल्यू लेते थे, डायमीटर नहीं लेते थे। तो इधर भी हम लोग सिर्फ r का ही वैल्यू लेंगे, ना कि पूरा लेंगे, बिकॉज r पे हमारा सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पे हम लोग जो वेलोसिटी उस सेंटर ऑफ मास पे रहेगा, हम लोग मानते हैं कि फॉर ट्रांसलेशनल मोशन पूरे ऑब्जेक्ट का वही वेलोसिटी रहता है। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते, सेम टाइप का क्वेश्चन है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। A uniform rod smoothly pivoted at one of its end is released from rest. If it swings in vertical plane, the maximum speed at the end p of the rod is. स्पीड पूछा है बेसिकली इधर। तो फर्स्ट तो हम लोग को इधर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस ये इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 रहेगा बिकॉज रिलीज हुआ है फ्रॉम रेस्ट। अभी ये इधर हम लोग ने अगर रेफरेंस माना तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आ जाएगा, हाफ आई एंगुलर स्पीड का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये पूरा घूम के इधर आ गया, सो ये -l/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, -mg(l/2). तो ऐसे लिखते हैं mg(l/2) इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो 2 कट, mgl इज इक्वल टू आ जाएगा ml²/3 ओमेगा स्क्वायर, इधर से ll कट mm कट, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 3g/l। तो हमारा v कितना आया था, ऊपर जैसा ही हो गया, सेम क्वेश्चन। करेक्ट। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया। तो हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो डायरेक्टली आपको ये इक्वेशन लगाना है, आपको टर्म्स डालना है एंड यू विल गेट द आंसर। करेक्ट। सो नेक्स्ट, बट हाँ याद क्या रखना है कि ये आर है ना, बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर को ना कंप्लीट एल ले लेते हैं एंड सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्लियर रखना हम रहा है, जो सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी रहेगा पूरे रॉड पे उतना ही वेलोसिटी रहता है। लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन देखते हैं। A rod is hinged at point P vertically standing upward. Due to slight jerk, rod starts to come down. The angular velocity of rod after turning angle theta is. So इधर हम लोग देख पा रहे कि फर्स्ट तो हम लोग को COME लगाना है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जब यूज करेंगे तभी हमें एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। करेक्ट। तो इधर ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना, इक्वल टू 0 है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज mgl/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा। सो अभी हमारा सेंटर ऑफ मास l/2 था, सो इधर क्या हो जाएगा, l/2 cos थीटा हो जाएगा। तो l/2 सॉरी mg(l/2 cos थीटा। करेक्ट। सो अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं mg(l/2 माइनस mg(l/2 cos थीटा। करेक्ट। इज इक्वल टू हाफ
ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। सो इधर सब जगह से 2 कट हो सकता है, एक l कट हो सकता है, करेक्ट। तो क्या बच रहा है, m भी कट हो सकता है। सो आ जाएगा g 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू l बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। तो 3 को इधर भेज देंगे तो 3g 1 माइनस कॉस थीटा बाय l इज इक्वल टू ओमेगा, इसको रूट कर दिया तो ओमेगा स्क्वायर, बराबर। अभी ये हम लोग को ऑप्शन में नहीं मिल रहा किधर भी। सो 1 माइनस कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक अपने पता रहेगा, देन आपको क्वेश्चन आ रहा है, वरना नहीं आएगा। सो क्या आता है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस जो रहते हैं 10-15 ही है, वो आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्लैरिटी आएगा। इफ यू वांट कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो जो इक्वेशन हमें याद रखने उसका लिस्ट चाहिए तो देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सेंड यू ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, सो दैट आप एक बार रिफर कर लो। उतने ही याद रखने, बिकॉज क्वेश्चंस आएगा तो उन पे ही आएगा, उसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आता। सो ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसके जगह पे ये लगा देंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, रूट 3g 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2 बाय l, करेक्ट। सो 2 इंटू 3 6, जी कर सकते, रूट 6g बाय l कर देंगे और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को बाहर ले लेते हैं, करेक्ट। तो है ये ऑप्शन है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी नेक्स्ट, सो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट एंगुलर मोमेंटम। आई होप अभी तक जितना भी टॉपिक्स हम लोग ने किया वो सब समझा रहेगा। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लो, देन हो गया पूरा चैप्टर। एंड जितना भी क्वेश्चंस हम लोग ने किया है प्लीज अच्छे से सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो ताकि आपको पता चले कि आपको आ रहा है, कंसेप्ट समझा नहीं समझा, एंड नहीं हुआ क्वेश्चन देन उसको कैसे सॉल्व करना है ये सीखो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट सेम टू हमारा लीनियर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जिसके वजह से हमारा लीनियर मोशन हो रहा है उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। बेसिकली quantity of motion stored या contained in the body is called as linear momentum, करेक्ट। उसका फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू mv, मतलब कितना मास है और कितना वेलोसिटी से जा रहा है उससे हमें पता चलेगा कि उसमें कितना मोशन है, उसमें कितना मोशन स्टोर्ड है, कंटेंट है। सेम फॉर एंगुलर मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन कंटेंट या स्टोर्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। वो कितना रोटेट कर पाएगा वो डिपेंड करता है हमारे एंगुलर मोमेंटम पे, करेक्ट। उसमें कितना रोटेशनल मोशन स्टोर्ड है, कंटेंट है। तो अभी ये कैसे निकालना है, अभी हमारा P इज इक्वल टू एम वी है, करेक्ट। हमारा एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो L इज इक्वल टू क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर स्पीड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें कितना रोटेशनल मोशन कंटेंट है, करेक्ट। तो सेकेंड पॉइंट पढ़ो, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। सो L इज इक्वल टू I ओमेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये एकदम एनालॉगस टू दिस फॉर्मूला है, M के जगह पे I एंड V के जगह पे ओमेगा, करेक्ट। सो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन स्टोर्ड या कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हमारा मोमेंटम क्या था, जिसके वजह से उसके अंदर जो मोशन स्टोर्ड था उसके वजह से मोशन होता था, एंड वो किस तरह से हम लोग डिनोट करते थे, M इंटू वी की तरफ से। सो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन कितना कंटेन्ड है बॉडी में इज कॉल्ड एज हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंड इसको हम लोग कौन से फॉर्मूला से दिखाते हैं, L इज इक्वल टू I ओमेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अभी हम लोग ने ना ये फॉर रोटेशनल टर्म्स में इसको डिफाइन किया। अभी हम लोग है ना ट्रांसलेशनल टर्म्स में भी हम लोग बेसिकली हम लोग को बहुत जगह पे ट्रांसलेशनल टर्म्स दिए रहते हैं ना, आपको एंगुलर मोमेंटम पूछते। सो वहां पे क्या करना है, सी अभी इधर हमारे पास ग्राफ टाइप बनाया है, इधर कुछ v वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, करेक्ट। इसका ओरिजिन से कुछ थीटा एंगल पे हमारा ये r है, r डिस्टेंस ले लिया है, करेक्ट। अभी मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी समझो ये है, ये कुछ एंगल पर है, इसको समझो ये एंगल को हम लोग ने ले लिया v cos थीटा, एंड इस एंगल को हम लोग ने ले लिया v sin थीटा, करेक्ट। r को भी आप एंगल की तरह ले सकते हो, बट पहले v से एंगल को समझते हैं, देन r से भी लेके देखेंगे, ओके। सो इधर मुझे बताओ कि किस वाले कंपोनेंट के वजह से हमारा
ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। ये वाले कंपोनेंट के वजह से देखो हमारा आर भी इसी डायरेक्शन में, हमारा वी भी इसी डायरेक्शन में, इसके वजह से इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है ट्रांसलेशनल मोशन। बट वी साइन थीटा में हमारा आर ये वाला है और वी साइन थीटा ये है, तो इसके वजह से ये देखो ये रोटेशनल मोशन होगा, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा इसके वजह से, करेक्ट, डायरेक्शन चेंज। तो मुझे बताओ हमारा एल जो हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, वो इस वाले वी साइन थीटा के वजह से हो रहा है। सो इधर से हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं फॉर एंगुलर मोमेंटम। क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास, फिर वी साइन थीटा और आर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होने के वजह से वो रोटेट हो रहा है, यहाँ पे हमारा रोटेशनल मोशन हो रहा है, करेक्ट। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन स्टोर्ड इन द बॉडी या कंटेन्ड इन द बॉडी। सो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में एम में वी साइन थीटा इंटू आर, ये इतना वी साइन थीटा इंटू आर जितना एंगुलर मोमेंटम स्टोर है, करेक्ट, जिसके वजह से वो रोटेशनल मोशन कर पा रहा है। सो हमारा ये एक और एक फॉर्मूला बन गया इन ट्रांसलेशनल टर्म्स या लीनियर के टर्म में। ये वेलोसिटी हम लोग लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ज्यादा डिफाइन करते, तो उसके टर्म में भी हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम को इधर डिफाइन कर दिया। तो अभी मुझे बताओ, इधर हम लोग क्लियरली डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि हमारा जो आर है और वी है 90 डिग्री पे है, तभी हमारा एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है। मतलब ही हमारा वो रोटेशनल डायरेक्शन चेंज कर पा रहा है, जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा है, करेक्ट। सो इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। अभी इधर से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को एम वी आर साइन थीटा कर दिया, एम वी को लिख दिया पी और आर साइन थीटा। तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं आर का वेक्टर इज क्रॉस प्रोडक्ट विथ पी का वेक्टर। सो हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज इधर से मिल गए, जैसे फर्स्ट इज हमारा आई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, फिर सेकेंड इज हमारा एल इज इक्वल टू एम वी आर, अगर साइन थीटा नहीं है डायरेक्टली वी ये है और आर ये है, तो इधर से ये भी एक फॉर्मूला मिल सकता है। वो ये केस में देख रहे हो ना हम लोग एम वी आर, इधर हमारा m कुछ मास से जा रहा है, ये v वेलोसिटी और ये r है, तो ये वाला केस बन गया वहां पे। सेकेंड ये एक थर्ड फॉर्मूला बन गया l इज इक्वल टू आर क्रॉस प्रोडक्ट विथ p, करेक्ट। सो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है, कहाँ पे क्या यूज करना है ये भी आपको फिगर आउट करना है, वो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे भी, ओके। सो एक बार पूरा गो थ्रू करते, करेक्ट। सो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या था, इट इज द क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन स्टोर्ड या कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, correct. The property of any rotating object given by moment of inertia times angular speed is called as angular momentum. So हमारा angular momentum is equal to I omega हो गया, करेक्ट। फिर हम लोग ने ट्रांसलेशनल लीनियर टर्म्स में हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना चाहा, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे थे कि जब हमारा कुछ v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसका ओरिजिन से r वेक्टर का r पोजीशन वेक्टर है, r डिस्टेंस है, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जब वो वेलोसिटी कुछ एंगल पर है, उसके हम लोग ने दो कंपोनेंट्स निकाले, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। उसमें हम लोग ने क्लियरली देखा कि वी कॉस थीटा के वजह से वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, करेक्ट। बट वी साइन थीटा की वजह से वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो हम लोग ने एक फॉर्मूला बना दिया, दैट इज एल इज इक्वल टू क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। तो एम और v और r के वजह से उसमें रोटेशनल मोशन आ रहा था, तो एम वी साइन थीटा इंटू आर कर दिया, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, करेक्ट। फिर हम लोग ने लिखा l इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, तो एम वी को हम लोग p कर सकते, सो ये l इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू p क्रॉस प्रोडक्ट विथ p वेक्टर, दैट इज मोमेंटम। सो इससे हम लोग को एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ हमारा लीनियर मोमेंटम, करेक्ट। फिर ये एक फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और फिर लास्ट फॉर्मूला L इज इक्वल टू एम वी आर या एम वी आर साइन थीटा, वो देखना है जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसे। सो आई होप आप सबको ये एंगुलर मोमेंटम समझा रहेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं बोल सकते, बट ये हाँ थोड़ा बहुत टफ है, ओके। सो है ना, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा समझेगा नहीं एक बार में, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करना, ओके। सो क्या है, a particle of mass m is moving in the xy plane along the straight line y is equal to 3 with constant velocity v as shown in the figure. So इधर क्या बोल रहे हैं कि समझो, ये हमारा ग्राफ ले लिया हम लोग ने, ये बोल रहे y is equal to 3 पे
हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, करेक्ट। इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन ओ, इधर से अबाउट उसका ओरिजिन ओ से इसका एंगुलर मोमेंटम हमें पूछ रहे, करेक्ट। सो अभी तो देख रहे तो ये आर नॉट हो जाएगा कुछ तो, करेक्ट। तो इधर तो ये है, फिर ये आगे बढ़ेगा, सो इधर से ऐसे हो जाएगा। सो अभी बहुत जन बोलेंगे कि यहाँ पे अभी आर ऐसे हो गया तो इसका कुछ एंगल पे बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, बट ऐसा नहीं होगा। इधर आप देखोगे तो हम लोग ने अभी फॉर्मूला में पढ़ा ऊपर कि हमारा जो वी और आर है वो जब परपेंडिकुलर रहेंगे तभी हमारा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग ये वाला कंपोनेंट ही लेने वाले हैं आर का, ये आर साइन थीटा ले लेंगे, करेक्ट। फिर समझो ये वाला v वेलोसिटी पीछे चल रहा है, इधर से ऑब्जेक्ट ऐसे गया, तो अभी इधर एंगल बन गया रहेगा, करेक्ट। बट हम लोग क्या लेने वाले, हम लोग हमेशा r का यही लेने वाले, r साइन थीटा, अगर ये थीटा एंगल है तो जो mvr में ये जो r का वैल्यू है, अभी v तो कांस्टेंट है ये समझ रहा है, अभी r का वैल्यू चेंज होता रहेगा, तो फिर इधर r नॉट है, इधर r साइन थीटा है, पर ये देखो ना r सब जगह उसका डिस्टेंस इज इक्वल, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये रिमेन्स कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमारा एंगुलर मोमेंटम बोल सकते ये चीज। फिर से एक बार समझो, इधर ऑब्जेक्ट है हमारा, ये समझो कुछ v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट, करेक्ट। अभी इधर से हम लोग देख पा रहे कि इसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर नॉट जितना होगा, करेक्ट। फिर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे गया, सो हम लोग ओरिजिन से देखेंगे ना, एंगुलर मोमेंटम हमें ओरिजिन से ही पूछा है, अबाउट ओरिजिन पूछा है। सो इधर से v तो उतना ही है, ये कुछ r हो जाएगा, ये थीटा रहेगा, तो ये हमारा हम लोग एम वी आर में क्लियरली अभी हम लोग ने देखा कि हम लोग क्या लेते हैं, इस दोनों का परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स ले लेते हैं। सो इधर ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा जो कि इक्वल टू होगा r साइन थीटा। सो इधर देख रहे तो l इज इक्वल टू हमारा एम वी आर साइन थीटा आ रहा है, बट इधर क्लियरली देखो आर नॉट का लेंथ और आर साइन थीटा का लेंथ इज इक्वल, करेक्ट। सो हम लोग इधर क्या बोल सकते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो फॉर इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि हमारा क्या बोला इधर, हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, करेक्ट। तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, हमारा जो आर आ रहा है, आर वेक्टर है, वो भी उसका भी लेंथ कांस्टेंट आ रहा है, इधर भी आर नॉट है, इधर आर साइन थीटा, और दोनों का लेंथ हम लोग देख पा रहे हैं इक्वल है, बिकॉज वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है इसके वजह से, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिमेन्स कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम। आई होप दिस इज क्लियर। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने वाइज, बट इसको ट्राई करो समझने का, बिकॉज ये जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में आज तक नहीं आया हुआ, बट स्टिल यू नीड टू नो, ओके। सो अभी हम लोग आगे और एक क्वेश्चन करते हैं, इधर सेम टाइप का है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, इधर हमें अबाउट ओरिजिन एंगुलर मोमेंटम पूछा है। अब ये ना इधर क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में हमारा वी है, करेक्ट। तो इनका कोई, ये दोनों एग्जैक्टली पैरेलल है एक दूसरे से, तो इनका एक भी कोई भी कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर कभी भी होगा नहीं होने वाला, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम हमेशा इक्वल टू 0 ही रहेगा। अभी आप खुद ही इमेजिन करो, जब हमारा आर और वी परपेंडिकुलर रहेगा तभी रोटेशनल मोशन होना पॉसिबल है, करेक्ट। दोनों पैरेलल है या दोनों में कुछ एंगल वगैरह है, तो एंगल रहेगा तो उसका एक कंपोनेंट के वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा, बट अगर एग्जैक्टली पैरेलल है तो कभी भी हमारा एंगुलर मोमेंटम होने वाला है नहीं होने वाला। सो यहाँ पे हमारा दोनों पैरेलल है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू 0। सो इससे क्या पॉइंट हम लोग, ये दो क्वेश्चन से क्या हमें समझा कि हमारा जो वेलोसिटी है या हमारा जो आर है, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तभी हमारा रोटेशनल मोशन पॉसिबल होगा, या फिर एंगल उसका कोई भी एक कंपोनेंट, दोनों में से किसी का भी एक कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के साथ 90 डिग्री चाहिए, तभी रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा तभी एंगुलर मोमेंटम होगा बॉडी में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन समझा रहेगा सबको, देन बस है ये समझ गया, देन आपको एंगुलर मोमेंटम बहुत अच्छे से समझ गया। एक बार आई फिर से गो थ्रू दिस क्वेश्चन। हमारा कुछ v वेलोसिटी से आगे जा रहा है,
कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ये स्पीड चेंज नहीं कर रहा। करेक्ट। अभी हम जो भी बात है हमारा एम वी आर में, एम और वी तो कांस्टेंट है, अभी आर के बारे में बात करेंगे। करेक्ट। तो इधर जब स्टार्टिंग ओरिजिन पे था तभी इसको देख पा रहे, तो इसका आर नॉट लेंथ पे था, सो हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे इस एम वी आर नॉट करके। करेक्ट। फिर वो थोड़ा आगे गया तो कुछ आर वेक्टर आ गया। करेक्ट। ये कुछ एंगल पे था, इसके वजह से हम लोग ने उसके कंपोनेंट्स लिए आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। तो इधर हम लोग क्लियरली देख पा रहे थे जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इधर हमारा आर नॉट जो है वो आर साइन थीटा के इक्वल ही हो जाएगा। ग्राफ के हेल्प से देख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा एम वी आर नॉट इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, दैट इज आर नॉट इज एग्जैक्टली इक्वल टू आर साइन थीटा बिकॉज हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इधर एंगुलर मोमेंटम पे क्या असर पड़ा, जब इसका ओरिजिन पे था तभी भी उसका एम वी आर जितना ही था, फिर जब वो आगे गया तभी भी उतना ही एंगुलर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ये कांस्टेंट रहता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, बोल सकते हैं। सो फोर्थ इधर करेक्ट हो गया आंसर। एंड इधर अभी बहुत जन को डाउट ये आएगा कि हम लोग ने v और r नॉट ये वाला ही क्यों लिया, बिकॉज जब 90 डिग्री पे रहेगा तभी रोटेशनल मोशन होना पॉसिबल है, तभी एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा। अभी इसी एग्जांपल से समझो, जब हमारा दो कंपोनेंट्स लिया, एक v cos थीटा, v sin थीटा। अभी मुझे बताओ v cos थीटा और ये r नॉट, इन दोनों के वजह से कभी भी हमारा रोटेशनल मोशन होना पॉसिबल था? नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों में से कुछ, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। बट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जब हमारा आर ये है और ये वी साइन थीटा है, तो यहाँ पे हमारा रोटेशनल मोशन ऐसे होना पॉसिबल है ना। करेक्ट। डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग लिखते हैं एम वी आर साइन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट, अभी इधर हम लोग ने वी साइन थीटा लिया, हम लोग आर साइन थीटा लेके भी कर सकते हैं, उतना ही आंसर आता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग ने आर साइन थीटा से एक्सप्लेन किया। करेक्ट। ये क्वेश्चन भी समझा रहेगा। सो अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m moves in the xy plane with a velocity v along the straight line AB. If the angular momentum of the particle with respect to origin is LA when it is at A and LB when it is at B, then so अब भी हम लोग ने बात किया था कि अगर समझो LA इधर पॉइंट है तो ये ऐसे रहेगा इसका r वेक्टर, तो हम लोग ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे r sin थीटा। करेक्ट। सो ये अगर r साइन थीटा है, सेकेंड केस के लिए हम लोग जब देख रहे हैं तो हमारा ये बी ऐसे है। करेक्ट। ये कुछ एंगल अल्फा पर है, सो हम लोग जो इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे r के लिए, तो r साइन अल्फा आ जाएगा। पर हम लोग डायग्राम से क्लियरली ये चीज देख सकते हैं कि हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है r साइन अल्फा जो है वो r साइन थीटा के इक्वल ही रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम a का है वो इक्वल टू b रहेगा, बिकॉज v तो दोनों में सेम है। करेक्ट। m भी दोनों में सेम है, r का डिफरेंस हम लोग देख रहे थे तो r भी दोनों में सेम दिख रहा है। करेक्ट। सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक तरीके से समझा सकते हैं इज दिस। अभी है ना, कभी कभी सेम क्वेश्चन आपको ऐसे डायग्राम में देते हैं कि इधर a है इधर b है। करेक्ट। एंड पूछते हैं हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है। सो है ना, इधर अभी हम लोग देखेंगे तो इधर कंपोनेंट्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इधर क्या करेंगे, इस इधर से हम लोग देख पा रहे कि हमारा समझो ये r वेक्टर है ना, वो ये ले लिया, तो हम लोग इधर से क्लियरली देख पा रहे कि इधर ये हम दोनों वेलोसिटी के लिए एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। करेक्ट। तो हम लोग इधर बोल सकते हैं कि एम वी आर एल ए के लिए और एल बी के लिए दोनों के लिए इक्वल रहेगा। करेक्ट। सो हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो है ना, कभी भी इस वाले क्वेश्चंस में ना चेक अच्छे से करना है, बिकॉज अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन हमारा जो r साइन थीटा है ऐसे ग्राफ बना के चेक करो, या फॉर दिस हम लोग अभी ना इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत जन क्या करते हैं, इधर ये ऐसे बनाते, अभी देखते कि ये वाला भी कंपोनेंट तो हमारा मतलब एक प्रॉपर वेक्टर नहीं है, ये भी कुछ एंगल पर है। करेक्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने का बहुत चांसेस होता है, बट जस्ट आपको क्या करना है, चेक करना है v और r के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन किधर भी बन पा रहा है क्या। अगर बन पा रहा है देन वहां पे बनाना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके। सो अभी ये क्वेश्चन करते अ पार्टिकल of mass is equal to 5 units is moving with a uniform speed v is equal to 3 root 2 units in the xy plane along the line y is equal to x plus 4. The magnitude of the angular momentum about origin is. So first तो हमें लाइन बनाना पड़ेगा। ये क्या दिया, ये आ जाएगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 4। करेक्ट।
ये 45 डिग्री रहेगा, बिकॉज 1x रहता है तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 कितना आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू 45, करेक्ट। और ये ऐसे स्लोप क्यों बनाया, बिकॉज ये पॉजिटिव है, इधर ऐसे बनाते तो ये नेगेटिव हो जाता, करेक्ट। सो अभी क्या बोला है कि इस लाइन के अलोंग हमारा v है, मतलब दैट इज स्पीड इस लाइन के अलोंग है, ये हमारा r तो आ गया 4। अभी एंगुलर मोमेंटम हमें कैसे ढूंढना है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर, हमारे पास m है 5, r है 4, v क्या आ जाएगा, v हमारे पास है ना कुछ 45 डिग्री एंगल्स पर है, तो हमें कौन सा v चाहिए जो r के साथ परपेंडिकुलर हो। सो एक ये आ जाएगा, एक लाइन ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। सो ये होगा हमारा v cos 45 डिग्री, इधर देखो ये 45, ये v sin 45 डिग्री। अभी मुझे बताओ v साइन वाला आएगा या v कॉज वाला आएगा, इधर v कॉज वाला आएगा, बिकॉज v साइन वाला r के पैरेलल में, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है। सो v cos 45 आ जाएगा। सो कितना 20 इंटू 3√2 1/√2, सो √2 कट, तो 60 यूनिट्स आ गया। सो B is the correct option. Next question. When a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along. तो जब हमारा रोटेशन हो रहा है एक फिक्स पॉइंट पे, उसका एंगुलर मोमेंटम किसके अलोंग डायरेक्टेड रहता है। सो हम लोग ने देखा था इससे मोमेंटम हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर जो वो रहता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो रहेगा उसके अलोंग उसका एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टेड रहता है, करेक्ट, क्योंकि उसके उस बेसिस पर वो रोटेशन हो पाता है, करेक्ट। ऑप्शंस पढ़ते हैं, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, हाँ। द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, नहीं। द रेडियस द tangent of orbit, of course not. A is the correct option. A line perpendicular to the plane of rotation. देखो इधर से भी ये चीज समझेगा आपको कि जब हम लोग इधर से इसको ऐसे ये वाला लाइन लेंगे एंड ये लेंगे तो इसके बेसिस पे ये रोटेशन कर रहा है, करेक्ट। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन जब रहेगा तब भी हमारा रोटेशनल मोशन होगा, तब भी हमारा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये क्वेश्चन देखते, फाइंड एंगुलर मोमेंटम आफ्टर टाइम t। सो अगर ये x है, ये ओरिजिन है, इधर से x0 डिस्टेंस पे हम लोग ने एक मास को ड्रॉप किया, तो इधर से ये ऐसे गिरेगा, इधर कुछ m, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू gt, बिकॉज इनिशियल तो इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो इसका भी हम लोग को r वेक्टर देखना है, ये समझो r वेक्टर है, इधर कुछ एंगल के साथ बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा r साइन थीटा, ये हो जाएगा r कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा के वजह से तो हमारा कुछ भी इधर वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 90 डिग्री वाला है, उसके वजह से हमारा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। तो L इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एम वी, आर क्या है, आर साइन थीटा, सो इज इक्वल टू एम जी टी आर साइन थीटा, लिख सकते हैं ये चीज, करेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम जी टी एक्स नॉट, बिकॉज हमारा आर साइन थीटा और एक्स नॉट का वैल्यू इज एग्जैक्टली सेम। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन है जो आता है, सो यू नीड टू नो। इसमें हमेशा हम लोग को एंगुलर मोमेंटम पूछा है, एंड देन आपको कुछ नहीं करना, हम लोग को v और r का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ढूंढना है, मतलब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, आपको ऐसे लिख देना है, दैट्स इट, खत्म हो गया, इतना ही है। हम लोग ने सब क्वेश्चंस में यही चीज किया है, आपने अगर नोटिस किया रहेगा तो हर क्वेश्चन में हम लोग ने यही किया है, ओके। और बिलीव मी एंगुलर मोमेंटम का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ये जो ऊपर हम लोग ने 2-3 ग्राफ वाला किया, वो कांस्टेंट वाला किया, वो आज तक ऐसा नीट में नहीं आया हुआ है। जस्ट टू क्लियर द कंसेप्ट हम लोग ने वो लिया है, सो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आपको हो जाएगा अच्छे से, आप समझने का कोशिश करो, ओके। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय r एंड मोमेंटम इज p। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू, सो डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर होगा ये हमें पूछा है, करेक्ट। सो इसमें कैसे करना है, r क्रॉस p इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट। सो क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, r क्या है 1 2 -1 3 4 -2, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप इज इक्वल टू -4, ये +4 हो जाएगा, प्लस जे कैप सॉरी माइनस जे कैप, ब्रैकेट में आ जाएगा -2 -6 +6 हो जाएगा ये, प्लस के कैप ब्रैकेट में
4 माइनस 6 हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ये तो 0 हो गया कम्प्लीटली। इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 4 जे कैप प्लस हमारा माइनस 2 के कैप। ठीक है, सो अभी क्या पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू, ओ इधर सॉरी इधर हमारा क्या आ जाएगा, ये कट -2 माइनस इंटू 1 प्लस 3 आ जाएगा। तो इधर सॉरी इधर आ जाएगा हमारा -3 प्लस 2, इधर 1 आ जाएगा 1 जे कैप। तो इधर हम लोग को क्या पूछा है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर। तो अभी हमारा एंगुलर मोमेंटम जे और के एक्सिस में दिख रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस रहता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the angular momentum of a particle of mass m rotating along a circular path of radius r with uniform speed is L, the centripetal force acting on the particle is। so हमारा एंगुलर मोमेंटम r है, हमारा सर्कुलर पाथ का रेडियस r दे के रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। करेक्ट, हमारा L इज इक्वल टू क्या होता है, mvr होगा। करेक्ट, सो अभी हम लोग इंटू आर कर सकते, इधर कर सकते। सो इधर क्या आ जाएगा हमारा, एफ सी इज इक्वल टू एल वी का 1v बचेगा और r²। करेक्ट, हमें इंटू एम और एक बार कर दिया इसको, समझो इंटू एम और एक बार r। करेक्ट, सो इधर हम लोग देख पा रहे हैं एम वी आर फिर से बन रहा है, तो L² कर सकते हैं डिवाइड बाय एम आर क्यूब। सो ये है ऑप्शन में, हाँ अभी ये ऑप्शन में मिला। सो कभी भी हम लोग को इंटर रिलेशंस दिया है ना, तो क्या करना है, फर्स्ट हम लोग को देखना है कि हमें ऑप्शन में ऊपर डिनोमिनेटर में L दे के रखा है क्लियरली। सो हमारा ऊपर L आ रहा है, तो L इज इक्वल टू एम वी आर, तो आर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया कुछ तो वैल्यू, LV/r² मिल गया। पर हम लोग ऑप्शंस में देख रहे हैं तो सब में m का भी वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग को समझा कि और एक बार m इंटू आर करना है, ताकि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, ताकि L² आ जाए और नीचे m का वैल्यू आ जाए। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कभी भी इंटर रिलेशन क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, आपको एक दो ट्रायल करना पड़ेगा एंड देन विल गेट द आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर अभी बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। सो बहुत ईजी है ये, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। सो आई क्या हो जाता है, फॉर सॉलिड स्फीयर आई क्या होगा, 2/5 mr² इंटू ओमेगा, और इधर आ जाएगा L इज इक्वल टू, इधर हमारा रॉड है बीच में, तो इसका L²/12 हो जाएगा, प्लस इधर हमारा दो और मासेस दे के रखा है L/2 डिस्टेंस पे रॉड के सेंटर से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 बाद में करेंगे, m L/2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 और इसको इंटू ओमेगा कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, m L²/12, इधर से 2 कट, इसको अगर इंटू 6 से किया तो प्लस 6 mL² बाय हमारा ये आ जाएगा 12, इसको ओमेगा, सो आ जाएगा 7 mL²/12 का ओमेगा। करेक्ट, इधर ये मास m और m इज इक्वल, इसलिए अगर ये मासेस इक्वल नहीं है देन ये ऐसे नहीं होगा। ओके, इधर हम लोग ने मासेस ये जो है ना वो इक्वल ले लिया है। ओके, ऐसा होता नहीं है बट हम लोग ने ले लिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के खातिर, हमारे पास नंबर्स नहीं था इसकी वजह से। सो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में अच्छे से ध्यान देना है कि अगर हमारे रॉड के एंड पे दो मासेस लगा के दिया है, देन हम लोग को रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, इस मासेस का भी लेना है। सो विद दिस हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम अच्छे से कवर कर लिया। अभी हम लोग बात करेंगे इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो एक बार गो थ्रू करते पूरा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी या स्टोर्ड इन द बॉडी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। करेक्ट, फिर हम लोग ने ट्रांसलेशनल टर्म्स या लीनियर टर्म्स के बेसिस पे हम लोग ने सीखा दैट इज एम वी आर, और इधर वेलोसिटी और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल चाहिए या उनके कंपोनेंट्स में होना चाहिए, तभी हमारा रोटेशनल मोशन होगा, तभी एंगुलर मोमेंटम होगा। ये चीज क्लियर है। फिर हमें और एक फॉर्मूला मिला, L इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू पी, मतलब रेडियस इंटू मोमेंटम। करेक्ट, और फिर हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था,
जिसमें हम लोग को कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था और हम लोग को बोलना था कि इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन क्या होगा। सो अभी बहुत जन इधर कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर बोलेंगे कि स्टार्टिंग में आर नॉट था एंड देन ये कुछ गया देन एंगल क्रिएट हो गया। बट एंगल क्रिएट होने के बाद भी हमारा जो ये वाला कंपोनेंट था और ये वाला कंपोनेंट था उसका वैल्यू वाज इक्वल। इसके वजह से जो हमारा एंगुलर मोमेंटम था अबाउट ओ ओरिजिन, वहां जहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी था वो बोथ मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट था। करेक्ट। सेकंड आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, जब हमने वी और आर एग्जैक्टली पैरेलल दे दिया तो वहां पे तो कभी भी हमारा रोटेशनल मोशन ही नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम स्टोर होने का कुछ बात ही नहीं है, सो इधर डायरेक्टली जीरो कर दिया। फिर ये और एक क्वेश्चन सेम टाइप का, फिर ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, ग्राफ बनाना था एंड सॉल्व करना था, बट इसमें मेन क्या है, वी और आर को परपेंडिकुलर लेना है। फिर क्या पूछा हम लोग को, एक क्वेश्चन आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ चुका है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके अबाउट होता है, किसके अबाउट डायरेक्टेड होता है। सो जो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना रोटेशन से, उसके अबाउट हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्टेड होता है। ये चीज हम लोग ने ऊपर भी सीखा। करेक्ट, कि आर जब भी हमारा परपेंडिकुलर है उसके रोटेशनल मोशन से मतलब उसके वेलोसिटी से, तभी हमारा रोटेशनल मोशन क्रिएट हो रहा था। करेक्ट। फिर आगे हम लोग ने टाइम टी के बाद एंगुलर मोमेंटम, इसमें हम लोग ने एम वी आर साइन थीटा, ये बेसिकली हम लोग ने आर और हमारा वी जब परपेंडिकुलर रहेगा तभी एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा, यही सीखा इधर से भी। फिर हम लोग ने एक क्वेश्चन किया जिसमें हम लोग को इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, हमें पूछा क्या कि डायरेक्शन क्या होगा हमारे एंगुलर मोमेंटम का जब वो परपेंडिकुलर टू। करेक्ट, तो हमारा मोमेंटम इस जे और के कैप में आया तो वो किससे परपेंडिकुलर, ऑफकोर्स एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर रहेगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर हम लोग ने इंटर रिलेशन वाला क्वेश्चन किया जहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स और एंगुलर मोमेंटम के बीच में कंपैरिजन लाने, मतलब रिलेशन लाने बोला। करेक्ट। फिर हम लोग ने रिजिड ऑब्जेक्ट्स में कैसे एंगुलर एक्सेलरेशन सॉरी एंगुलर मोमेंटम लाना है वो देखा, बहुत इजी, आई ओमेगा करना है, दैट्स इट। ओके, सो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट दिस। सो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, जब हमारा टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो। जब हम लोग ने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ा था तभी याद रहेगा, हम लोग ने बोला था कि जो हमारा एफ नेट है वो इक्वल टू जीरो है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा तो जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी और उनपे चेंज नहीं आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, लाइक जो फाइनल मोमेंटम है उतना ही हमारा इनिशियल मोमेंटम रहेगा। करेक्ट बोल सकते थे। सो यहाँ पे भी यही है, जब हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो नहीं लग रहा है, करेक्ट, तो हमारा देन एल जो है वो इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है, अगर डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो ले लिया तो एल इज अपने आप कांस्टेंट हो जाता है। करेक्ट। सो एल अगर कांस्टेंट है मतलब हमारा एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, तो ऐसा बोल सकते आई इनिशियल एफ, ये इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल, ये फाइनल, बोल सकते ये चीज, हाँ बोल सकते। सो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, अभी बहुत मेजर डाउट क्या रहता है बच्चों को इसकी, ऐसे वाले क्वेश्चंस हमें सॉल्व कैसे करने, लाइक हमें समझेगा कैसे कि कहाँ पे हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। सो ना हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नेट नहीं लग रहा है उस जो भी हमारे सिस्टम है उस पे, देन वहाँ पे हमेशा हमारा एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। और आपको क्वेश्चन से नहीं समझ रहा है देन हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कुछ एक डिस्क है, करेक्ट, उसके ऊपर और एक डिस्क लगा दिया और उनके कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया और आपको पूछा कि उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, सो वहाँ पे हमारा ऑफकोर्स वहाँ पे एक्स्ट्रा टॉर्क कुछ नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसके वजह से वहाँ पे हमारा मोमेंटम ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन कैसे आ जाता है, आपको चेंज दे देंगे कि फर्स्ट कुछ इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था तभी इसका एंगुलर स्पीड इतना था, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया तो एंगुलर स्पीड में क्या चेंज है, तो वहाँ पे भी हम लोग को क्लियरली समझ जाना चाहिए कि टॉर्क नेट का कुछ बात नहीं किया है, वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमें वहाँ पे एंगुलर ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। आपको क्लियरली क्वेश्चन देख के समझ जाएगा कि किधर क्या लगाना है, जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, सो अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, वो बैलेट में गर्ल्स यूज टू कि ऐसा करते, ऐसा पैर ऐसा एकदम ऐसा जॉइन करते, हाथ ऐसे जॉइन करते और बहुत फास्टली रोटेट करते, करेक्ट, बट सेम चीज जब हम लोग ऐसे खड़े हैं, हाथ ऐसे, तो इतना फास्टली रोटेट हो सकता है, नहीं हो सकता। सो अगर इनिशियल अपना लो है, फाइनल अपना हाई है,
करेक्ट। तो इधर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अभी ये पूरा एक स्टिक हो गई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। करेक्ट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो अच्छे से। सो इधर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि कंजर्व कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। जब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसका रोटेशनल वेलोसिटी जो एंगुलर स्पीड है वो बहुत कम है। बट जैसे उसने खुद को स्टिक कर लिया और उसका रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, उसका एंगुलर स्पीड अपने आप बढ़ गया। इसका मतलब इधर कोई एक्स्ट्रा तो टॉर्क नेट नहीं लग रहा, वही ऑब्जेक्ट है, वही खुद पे डिफरेंस ला रहा है। करेक्ट, इसके वजह से उसका एंगुलर स्पीड बढ़ जा रहा है। तो इधर हमारा मोमेंटम कंजर्व हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे और क्लैरिटी आ जाएगा। तो क्वेश्चंस के साथ जाना। मेन आई नो कि क्या इशू रहता है कि बहुत जन को ये डाउट आता है कि किधर कैसे सॉल्व करना है, कहाँ पे लगाना है। विद क्वेश्चंस आप समझ जाओगे। ओके, सो ये क्वेश्चन, अ स्विमर while jumping into the water from a height easily forms a loop in the air। अभी जो स्विमर है वो ऐसा लूप बनाते बनाते वो पानी में गिरा, वो कैसे हुआ। सो अभी हम लोग ने एग्जांपल लिया, उसमें भी सेम टाइप का था, वो सर्कल्स बहुत फास्ट ले रहे थे। ऐसा कभी पॉसिबल हुआ जब उसने पूरा बॉडी इन ले लिया, उसका इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तभी। सो इधर हम लोग बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का जो बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तभी वो लूप्स बना के फास्टली गिर सकेगा पानी में। करेक्ट। तो ही पुल्स हिज आर्म्स एंड लेग्स इन, हाँ ही स्प्रेड्स हिज आर्म्स एंड लेग्स, इधर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो वो लूप बनाना पॉसिबल नहीं है। ही कीप्स हिमसेल्फ स्ट्रेट, नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ही पुल्स हिज आर्म्स एंड लेग्स इन ताकि वो राउंड होके गिर सके। करेक्ट। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेटिंग फ्रीली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, अ हॉरिजॉन्टल डिस्क मेक्स 90 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, मतलब हमारा F1 कितना है 90 RPM। अ स्मॉल पीस ऑफ वैक्स ऑफ मास M वर्टिकली ऑन द डिस्क फॉल्स वर्टिकली ऑन द डिस्क, इधर। करेक्ट। अभी पूछ रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन reduces to 60 RPM then the moment of inertia of the disk is। सो है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे हम लोग समझ सकेंगे कि हमारा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे करना है। तो जब भी हम लोग को ऐसे दिया है ना कि कुछ फर्स्ट इतना था हमारा F1 विद द हेल्प ऑफ F1 हम लोग एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं, ये चीज पता है सबको। फिर F2 इतना था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज कितना आया। तो ये कभी पॉसिबल है जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाए। तो हम लोग को जो टर्म्स दिया है ना उससे हम लोग को पता चलना चाहिए कि क्या ढूंढने बोल रहा है। अगर आपको प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन से, देन आपको जो टर्म्स दिए उससे समझना चाहिए। ओके, एंड आई यूज्ड टू आल्सो अंडरस्टैंड जैसे क्या टर्म्स दिया उसके बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, फिर उसके हेल्प से मैं समझती थी कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। ओके, सो इधर क्या आ जाएगा हमारा I1 इज ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो I1 कितना है, अगर I0 ले लेते हैं, चलो फिर इसको 2 पाई F1 लिख सकते हैं, दैट इज 90 इज इक्वल टू I2 क्या हो जाएगा I ओमेगा प्लस ये कुछ R डिस्टेंस पे इसके एंड पे आके M मास गिरा, मतलब MR स्क्वायर। करेक्ट। इसको ω2 क्या आ जाएगा 2 पाई 60। तो इधर से 2 पाई कट हो गया तो हमारे पास आया 90 I0 इज इक्वल टू 60 I0 प्लस 60 MR स्क्वायर। करेक्ट। तो इसको इधर सेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 I0 इज इक्वल टू 60 MR स्क्वायर। सो I0 इज इक्वल टू आ जाएगा 60 MR स्क्वायर बाय 30। तो ये कट हो जाएगा तो 2, तो I0 हमारा इक्वल टू आ गया 2 MR स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑप्शन है हाँ है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो इधर हमारा आंसर आ गया I0 इज इक्वल टू 2 MR स्क्वायर। सो अभी है ना बहुत जन को इधर डाउट आता है कि हम लोग ने I0 के जगह पे डायरेक्टली MR स्क्वायर बाय 2 या कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें ना इधर डिस्क का मास नहीं देके रखा और हम लोग को लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क पूछा है, ना कि पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। ये चीज ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पे हम लोग को जो टर्म्स नहीं दिया है ना वो खुद से नहीं लेना, वहाँ पे हम लोग को जो बेसिक I0 वो वाले टर्म्स के आंसर ढूंढना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin circular ring of mass m इधर देके रखा है and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega। so हमारा रिंग है कुछ m मास का, ये constant angular, इससे two objects each of mass m are attached gently to the opposite end of the diameter of the ring। the ring now rotates with an angular velocity।
सो यहाँ पे कुछ चेंज किया, उसके बाद उसका एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे, तो यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन, एंगुलर कंजर्वेशन, करेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। सो फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, आई एम आर स्क्वायर आ जाएगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, करेक्ट, आ जाएगा इज एम आर स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर, करेक्ट, बिकॉज दोनों इधर मास, छोटा छोटा मास लगा है, करेक्ट, इंटू ओमेगा हमें जो ढूंढना है वो वाला। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम सब में से आर स्क्वायर कट कर सकते। सो हमारा आ जाएगा एम ओमेगा इज इक्वल टू एम प्लस 2m इज ये। सो हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंट, सॉरी एंगुलर स्पीड क्या आ जाएगा, ये 2m। सो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कितना इजी है, देखो बहुत इजी है, जस्ट हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है, विल गेट एवरी आंसर करेक्ट। ओके, इफ टू डिस्क्स of moment of inertia I1 and I2 rotating about collinear axis passing through their centers of mass and perpendicular to their plane with angular speeds omega 1 and omega 2 respectively in opposite directions are made to rotate combinedly along the same axis, then the magnitude of angular velocity of the system is। so इधर है ना, फर्स्ट हम लोग को इनिशियली दो अलग अलग डिस्क है, मतलब I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, ये हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है, और हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या बोल रहे हैं कि हमारा I1 प्लस I2 साथ में कुछ एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, करेक्ट। तो ये कितना है साथ में, उसका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम कितना है, ये हमें पूछा है। अब इधर है ना और एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि हमें ना इन ऑपोजिट डायरेक्शंस बोला है, जब अलग अलग वो एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहे थे, वो अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट हो रहे थे। सो इधर हमारा साइन आ जाएगा माइनस का, करेक्ट। सो ऐसे लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू हमारा I1 प्लस I2 ओमेगा जो हमें ढूंढना है ओमेगा डैश, करेक्ट। तो ऐसे लिख दे क्या, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ओमेगा डैश, तो हमें मिल गया पूरा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। सो ये है ऑप्शन में, हाँ है, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जस्ट हम कंजर्व करना है एंगुलर मोमेंटम को, हम लोग को सब क्वेश्चंस हो जाएगा सॉल्व इजीली, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, a circular disk of moment of inertia I is rotating in a horizontal plane about its symmetry with a constant angular speed omega 1. Another disk of moment of inertia I B is dropped coaxially onto the rotating disk. Initially, the second disk has zero angular speed. Eventually, both the disks rotate with a constant angular speed omega 1. The energy lost by the initially rotating disk टू फ्रिक्शन इज। सो कभी भी एनर्जी लॉस्ट पूछा है तो ये देखो, ये हमारे पास पूरा डेरिवेशन है, हमें डायरेक्टली लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना है, जस्ट एक बार डेरिवेशन देख लो। सो हमारा फर्स्ट इनिशियली I1 ओमेगा 1 था, सेकेंड क्या हो गया I1 प्लस I2 ओमेगा कुछ फाइनल हो गया, करेक्ट। तो ओमेगा फाइनल का वैल्यू हम लोग ने ढूंढ लिया। फिर इनिशियल एनर्जी कितना था, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, फिर दूसरा फाइनल एनर्जी कितना था, हाफ I1 प्लस I2 का ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो इधर है ना फाइनल के जगह पे हम लोग ने ये वाला वैल्यूज डाल दिया, तो हमें कुछ ऐसा एक इक्वेशन मिल गया। फिर हमने एनर्जी लॉस्ट कैसे ढूंढा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ये ई फाइनल का वैल्यू एंड ये इनिशियल का वैल्यू हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किया, तो हम लोग को एक टर्म मिल गया, दैट इज दिस हाफ I1 I2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2 ओमेगा 2 इनिशियल। सो इधर अभी हमारा फर्स्ट सिर्फ एक ही डिस्क का हमारे पास एंगुलर स्पीड था, बट अगर हमारा ना दोनों डिस्क का कुछ एंगुलर स्पीड है, देन रिलेटिव एंगुलर स्पीड लेके उनका स्क्वायर कर देना है, जो हम लोग ने कोलिजन में किया था। याद है हम लोग ने एनर्जी लॉस ऐसे ही ढूंढा था कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या वेलोसिटी है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के स्क्वायर किया था, बिकॉज एनर्जी लॉस हम लोग को विद द हेल्प ऑफ हमारा फर्स्ट क्या था उसके हेल्प बेसिस पर ही मिलता है, करेक्ट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इधर हमारे सेकेंड डिस्क वाज ऑन, सेकेंड डिस्क फर्स्ट रेस्ट पे था, देखो किधर बी के रखा, सेकेंड डिस्क है जीरो एंगुलर स्पीड इनिशियली, इसके वजह से इधर सिर्फ हमारे पास ओमेगा 1 का स्क्वायर आया। बट सेकेंड क्वेश्चन ये देखो, इधर टू डिस्क्स ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर एंगुलर regular axis passing through the center and perpendicular to the plane of disk with angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face, coinciding the axis of rotation.
द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस। सो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है I1 I2 बाय I1 प्लस I2, और इधर क्या हमारे इस बार दोनों ओमेगा आ जाएगा, करेक्ट। 1 माइनस, ऊपर में हमारे पास सेकेंड वाले का 0 था इसलिए ये आया, बट अगर उसका भी रहेगा तो माइनस में आके होल स्क्वायर हो जाता है, रिलेटिव आता है, इनिशियल एंगुलर स्पीड का रिलेटिव आता है, ओके। बिकॉज एनर्जी लॉस में हम लोग इनिशियली कितना था उसके बेसिस पर ही हम लोग एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं ना, इसलिए हमारा फॉर्मूला में इनिशियल वेलोसिटीज आता है या इनिशियल एंगुलर स्पीड आता है, ओके। तो इधर हमारा आई दोनों सेम है, तो आई इंटू आई बाई 2i, ये आई कट तो आई बाई 4 हो जाएगा, एंड इधर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स मास द सेम। Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere? अगर स्पीयर ऐसा है और ये ऐसे घूम रहा है, अगर इसका रेडियस बढ़ा देंगे तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये स्लो हो जाएगा थोड़ा सा, करेक्ट। तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफकोर्स वो तो कांस्टेंट बिल्कुल नहीं रहेगा, mr स्क्वायर आर आ जाता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफकोर्स ये आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भले ही क्या होता है हमारा L1 सॉरी आई ओमेगा, अगर स्टार्टिंग में अगर आई कम है तो इसका ये ज्यादा था, बट जब उसका हम लोग देखेंगे आर बढ़ा दिया तो इसका ये जो आई रहेगा वो बढ़ जा सॉरी आई हाँ आई बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो ये इसका एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो ओवरऑल जो रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। So either an ant is sitting at the edge of a rotating disk. If the ant reaches the other end after moving along the diameter, the angular velocity of the disk will be. So अगर समझो ऐसा है, करेक्ट, इधर से ये जो एंट है वो चल के इधर आ रहा है, जब ये इधर आ रही रहेगी तभी इस साइड मूव कर रही रहेगी, तभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता रहेगा, बिकॉज वो सेंटर के टूवर्ड्स आ रही है। सेंटर पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ पे हमारा एक्सिस है वहाँ पे तो 0 रहता है, सो कम होता रहेगा, तो इधर हमारा ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता रहेगा, करेक्ट। एक बार वो सेंटर से पास होके आगे जा रही है, समझो इस एंड पे पहुंच गई, तो इधर हमारा आई है वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो इधर जो हमारा ओमेगा रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सो हम लोग बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको एंगुलर मोमेंटम को ध्यान में लेके ही करना है, याद रखना प्लीज। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ वेलोसिटी v0 एट अ रेडियस r0. The mass is attached to the string which passed through a smooth hole. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r0 by 2. The final value of the kinetic energy is. So इधर क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ये कुछ ये ऐसा बनाया हुआ है, इसमें ना r0 डिस्टेंस जितना ये स्ट्रिंग है, इसमें v0 वेलोसिटी से मास m जो कि इधर स्ट्रिंग से अटैच है, इधर टेंशन है क्रिएट किया हुआ है, चल रहा है, तो इधर एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा हमारा, इनिशियली m v0 r0, करेक्ट। फिर क्या बोल रहे हैं कि ये जो सर्कल है ना वो टेंशन इंक्रीज होने के वजह से, तो m क्या है वो अंदर मूव हो गया r0 2 डिस्टेंस पे, r0 बाय 2 डिस्टेंस पे। अभी पूछ रहे हैं कि इसका फाइनल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, तो फर्स्ट तो हमें फाइनल वेलोसिटी इसका ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट। क्या बोल रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली एंड फाइनली m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r0 बाय 2। सो इधर हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी रहेगा वो इंक्रीज हो गया रहेगा, इसके वजह से वो वेलोसिटी इंक्रीज होने के वजह से उसने r0 बाय 2 इतने रेडियस के उस पे वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, करेक्ट। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ हमारा एंगुलर कंजर्वेशन मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। सो क्या एल फाइनल क्या आ जाएगा हमारा, m v फाइनल r0 बाय 2, करेक्ट। इसको इक्वल कर देंगे, m v0 r0 इज इक्वल टू m v फाइनल r0 बाय 2। सो r0 m कट v फाइनल हमारा इक्वल टू 2 v0 आ गया, करेक्ट। सो अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v0 का स्क्वायर 2 v0 तो 4 v0 का स्क्वायर, सो आ जाएगा 2 m v0,
का स्क्वायर. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप ये क्वेश्चन समझा रहेगा. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें क्या देके रखा है, इसके हमारा कुछ एम मास का ऑब्जेक्ट है, वो वी नॉट वेलोसिटी से आर नॉट डिस्टेंस से सेंटर से रोटेट कर रहा है. करेक्ट. देन उसका जो टेंशन था वो इंक्रीज होने के वजह से हमारा जो आर नॉट का वैल्यू था वो कम हो गया. सो इधर हमारा आर नॉट का वैल्यू कम हो गया, बट वो फिर भी रोटेट कर रहा है. तो इधर हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी था वो इंक्रीज हो गया है. इसके वजह से हम लोग हमारा एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अगर इक्वल कर दे तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा. करेक्ट. एक बार फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया देन हम लोग काइनेटिक एनर्जी बहुत इजीली ढूंढ सकते थे. करेक्ट. दैट्स इट. इतना ही क्वेश्चन था. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो अभी है ना ये दो क्वेश्चन है. आई वॉन्ट कि आप होमवर्क करो. ये चेक करना ये दोनों ऑपोजिट है. ओके. डायरेक्शंस देखो. करेक्ट. तो आई वॉन्ट कि आप ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क करो एंड इसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है. ओके. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग ने किया ना सेम वही है, जस्ट इधर थोड़ा सा डिफरेंस है. दोनों पीवाईक्यूज है. तो ये दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यूज है तो आपको अच्छे से करना है. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. एंड हमारा इसी के साथ हमारा रोटेशनल मोशन कंप्लीट हो चुका है. आई होप आप सबको सब समझा रहेगा. एंड कोई भी चीज़ नहीं समझा तो यू कैन मैसेज मी. यू नो दैट कि आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या हमारा कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो कि मैम ये नहीं समझा, इधर इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप ये मत ऐसे मत समझाओ और अच्छे से समझाओ. तो आई डेफिनेटली मैं फिर से समझाऊंगी. ये चीज़ सबको पता है. करेक्ट. सो विल एंड दिस लेक्चर. सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट अभी इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा परसों से. सो टिल देन बाय बाय.